जेके सीमेंट और नैल्को, ये कुछ और स्टॉक हैं जहां पर इस समय आपको नेगेटिव टेक्स्ट दिखाई देंगी। चलिए अब बताते हैं कि हमारे साथ जो पैनल जुड़ने वाला है, फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ स्विफ्ट्स के शरद अवस्थी जुड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स के जरिए आपकी कमाई कराने के लिए आज हमारे साथ होंगे प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत, राजेश पालविया और विकास सालुंके। 2:20 पर बोर्ड रूम में मुथूट फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट जुड़ेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा दक्षिण अफ्रीका में थार इलेक्ट्रिक के साथ कई और प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रही है। कैसा है पूरा मूड माहौल, 2:30 बजे केप टाउन से दीपाली राणा बताएंगी। 2:35 पर कॉर्पोरेट स्कैन में टाटा मोटर्स के एमडी शैलेश चंद्रा से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर खास चर्चा करेंगे। 2:20 पर होगा 4 का चौका, सस्ता ऑप्शन लेंगे शिल्पा राउत से। राजेश पालवे देंगे आज एफएनओ का सुपरस्टार, मानस जायसवाल से लेंगे चाट का चमत्कार और शरद अवस्थी से लेंगे मिड कैप फंडा। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइसेस में आज हमारे साथ होंगी पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा। 3 बजे डीलिंग रूम चेक रहेगा और 3:10 पर लेंगे बीटीएसटी या एसटीबीटी कॉल्स। चलिए फिर पैनल को जोड़ते हैं। आप सभी गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का ट्रेड है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस से सुबह से एक तेजी दिखाई दी। रिलायंस में होता तो शायद मार्केट ग्रीन में नहीं आता। ट्रेड करा 2569। मेरे ख्याल 2600 का एक लक्ष्य होना चाहिए रिलायंस का। स्टॉप होगा 2560 रिलायंस। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये है आपके लिए पिक गाबा सर की। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून सभी को। यहाँ पे मेरा ट्रेड अभी लॉन्ग रहेगा ट्रेंड पे। ट्रेंड अभी 2000 जोन अप्रोच कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे फ्यूचर्स में आप 1895 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1933 पे। टारगेट्स टुवर्ड्स 2000 आपको शायद 1-2 दिन में देखते हुए मिलेंगे। जी हाँ, तो 2 ट्रेड्स हुए और दोनों में ही एक्सट्रीम स्ट्रेंथ है। कहने का मतलब यह है कि इंडेक्सेस की वीकनेस का बहुत इंपैक्ट नहीं है। रिलायंस का जिक्र हुआ, उसके बाद जो ट्रेंड शिल्पा जी ने पिक किया है एट 1928, इट्स एन ऑल टाइम हाई। मानस गुड आफ्टरनून। मानस आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का। गुड आफ्टरनून विनय जी। तो देखिए एलटीआईएम में खरीदारी करनी है। एलटीआईएम के पैटर्न देखेंगे तो आप पिछले जो लास्ट सेशन था वहां थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। हाई टॉप साइड बॉटम का ट्रेंड बना हुआ है। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे भी स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। और फिर एलटीआई माइंड ट्री आपकी बाय कॉल है 5188 पे, लगभग 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ और यहाँ पे उनका लॉन्ग कॉल है। ये स्टॉप लॉस टारगेट्स मैं आपको कुछ देर में ले लूंगा, बट याद रखिएगा बहुत अच्छा लॉन्ग बिल्डअप इस स्टॉक में हुआ है। शरद जी गुड आफ्टरनून। शरद जी आज इस टर्बुलेंस में 2-3 पॉकेट्स हैं जो अच्छा मूव दे रहे हैं, लेकिन पहले तो मैं आपका एक धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। पीवीआर पे आपकी कॉल थी, 2-3 स्टॉक्स को आपने बॉटम पे पिक किया था। एक था वोल्टास, मुझे अच्छी तरीके से याद है, आज 823 उसका भाव है। आपकी कमेंट्री थी 760 पे और पीवीआर पे आपने लोअर लेवल्स पे मेरे ख्याल से 1490 1520 पे पिक किया था। अब जिस प्रकार के वीकेंड के नंबर्स हैं और एक मूव आ चुका है उस ट्रेजेक्टरी से, पीवीआर पे आपका व्यू क्या होगा, इन स्टॉक्स पे आपका व्यू प्लस आपका आज का कन्विक्शन ट्रेड। याद रखने के लिए शुक्रिया। मुझे लगता है पीवीआर में अभी भी बहुत बड़ी रेटिंग की गुंजाइश मेरे हिसाब से अभी भी बाकी है। जिस तरीके से ये स्टॉक डीरेट हो गया था बीच में, मुझे लगता है अब जैसे जैसे और भी मूवीज आने वाले समय में हैं, बहुत सारी बड़ी लॉन्चेस हैं और ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेंसिव मतलब थोड़ा वोलाटाइल सेगमेंट है, तो कभी कुछ नहीं होता है तो बहुत ज्यादा डीरेट हो जाता है। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये फिगर में रहना चाहिए। ओटीटी वाले प्लेटफॉर्म भी अपने पैरेलली ऑपरेट करेंगे, बट मूवी गोइंग एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी राइड आउट नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है अभी भी नंबर्स में बहुत अच्छी अपमूव यहाँ से आने वाले समय में आपको देखने मिलेगी। और आज के दिन लगभग मोनोपोली भी हो गई है मल्टीपल स्क्रीन में इंडिया में। साउथ वाली मूवीज और सडन सरप्राइजेस की भी एक एडेड एडवांटेज है। अभी भी मुझे लगता है पहला लक्ष्य 2100 का, और अगर बहुत ज्यादा रिस्क ऑफ वापस आ जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक आपको 3000 रुपए तक जाए। तो मुझे लगता है होल्ड करके ही चलना चाहिए। अभी भी काफी डिसेंट अपसाइड है। वोल्टास में भी हमारा लॉन्ग टर्म व्यू बहुत पॉजिटिव है, इसलिए कोई थोड़ी वोल्टेज आती भी है तो मैं बहुत ज्यादा नर्व नहीं हो रहा हूँ उससे। मुझे लगता है ये ऐसी स्टोरी है जो मैं 2040 तक बहुत इजीली होल्ड करना चाहूंगा, क्योंकि एसी की डिमांड सबसे स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए एफएमसीजी में अगले 7-8 साल में। बेसिकली वर्टिकल ग्रोथ जैसी आनी चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
तो उसका बहुत बड़ा फायदा वोल्टास को होना चाहिए। तो वोल्टास इनिशियली 1200 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से लेकर रखे, उसमें मुझे लगता है यहाँ से काफी डिसेंट अपसाइड है। जो स्टॉक हम रिकमेंड कर रहे हैं वो है NMDC। नवरत्न कंपनी है, कंपनी अपनी ग्रेजुअली कैपेक्स करके अपनी कैपेसिटीज को एनहांस करने की कोशिश कर रही है लगातार। साल दर साल अपनी माइनिंग को भी बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं। वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है, हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं। तो मुझे लगता है ये एक ऐसी कंपनी है जहां आपको 6-7% के आसपास की डिविडेंड भी आ रही है, और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं नंबर से कि आने वाले 2-3 साल में लगभग फ्लैट रहनी चाहिए 17-18 रुपए के आसपास। और डिमांड साइड पे कोई ऐसा रिस्क हमें दिखाई नहीं देता। रेगुलेटरी साइड पे जितनी इनकम्बरेंसेस वगैरह गवर्नमेंट ने लगाई है ड्यूटीज वगैरह के हिसाब से एक्सपोर्ट पे, अब जैसे जैसे नॉर्मल हो गया पूरा सिनेरियो, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस से ड्यूटीज को थोड़ा अगर रिवर्स करते हैं तो उसका उनको एडिशनल फायदा होगा। स्टील वाला प्लांट भी जून जुलाई में चालू होना था, वो भी ग्रेजुअली कंट्रीब्यूट करने लगेगा। तो मुझे लगता है कुल मिला के एक ऐसी कंपनी है जहां आपको स्टैंडर्ड सी ग्रोथ दिखाई देगी। लॉन्ग टर्म टारगेट्स तो अग्रेसिव नहीं है कंपनी के ग्रो करने के, बट स्लो मूवी है तो वो एक चैलेंज है। बट 17-18 रुपए की अर्निंग्स रिपोर्ट करता है, मुझे लगता है 8-9 का मल्टीपल कंपनी को जैसे जैसे थोड़ा मूड में सुधार आता है वैसे मिल सकता है। तो 135-40 तक के लक्ष्य के हिसाब से और 6-7% की डिविडेंड यील्ड है NMDC। ओके, NMDC पे आपका व्यू स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे इस वक्त। NMDC स्क्रीन पे लेके आइए एक बार। और NMDC इस वक्त करीब 117-85 पे का, जिसे कहते हैं ना क्लियर कट ब्रेकआउट केस, एग्जैक्टली वही है ये 117-85 पे। और ये एक स्विंग हाई 1 अगस्त का था, उसको भी इसने आज ऑलमोस्ट टच किया है। अच्छा शरद जी, मैं वीकेंड पे कुछ रिपोर्ट जब पढ़ रहा था और कुछ टेक्निकल प्लेसमेंट्स को दिख रहा था। अब आपने PVR पिक किया, सन टीवी अच्छा कर रहा है। जनरल इलेक्शन से पहले अमूमन एक मीडिया स्टॉक्स में मूव आता है, और मैं देख रहा हूं इस वक्त निफ्टी मीडिया डायरेक्टर साहब रखेंगे एक बार स्क्रीन पे। एक अच्छा मूव जनरेट हुआ आज सुबह, इनिशियली कोलैप्स होकर खुला लेकिन अब रिकवरी 2227 पे अच्छा मूव दिया है इसने पिछले 1 महीने में। इस वक्त मीडिया स्पेस में आपको और कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं जिस पर आप बेट करना चाहें? सन टीवी पे आपका टेक, या फिर इस ओवरऑल सेक्टर्स पे आपका व्यू शरद जी, या उसको आप PVR के थ्रू ही प्ले करना चाहेंगे? नहीं, PVR को तो मैं टिपिकली ऐसे मीडिया नहीं ट्रीट करता हूँ। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मूवी गोइंग एग्जीबिशन बिजनेस ज्यादा है। जी और सन टीवी प्राइमरीली मीडिया में मुझे लगता है काफी बढ़िया बेट्स हैं। जी पे हमारा फोकस ज्यादा है, मुझे लगता है ये जो अप्रूवल वगैरह मिल गया है इसके बाद जो मर्ज्ड एंटिटी थी, मैं पहले भी काफी बुलिश था उसके ऊपर कि काफी बढ़िया चेंज आना चाहिए। और जिस वैल्यूएशन पे लगभग बीच में ये स्टॉक्स मिल रहे थे, कितना 15-16 टाइम्स अर्निंग्स मिल रहे थे, मेरे करियर में मुझे याद नहीं है कि मैंने मीडिया स्टॉक्स 15-16 टाइम पे देखे हूँ। तो मुझे लगता है बहुत सारी अपीवल्स भी आई हैं विद इन द इंडस्ट्री। तो कंपैरेटिवली अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे लगता है जी कंपैरेटिवली मुझे लगता है एक ऐसा बेट है जो आने वाले समय में एक मल्टी बैगर आइडिया की तरह निकल के आ सकता है, क्योंकि मर्ज्ड एंटिटी के पास OTT वगैरह पे काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहेगी। और अगर ठीक ठाक वो उसको स्केल अप कर पाते हैं सोनी और जी मिलके, तो मुझे लगता है वो भी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना लेंगे, खास करके हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में, नॉर्थ इंडियन सेंट्रल इंडिया बेल्ट में। और मुझे लगता है जी कंपैरेटिवली मच बेटर है, हालांकि स्टीप रन आया है, नॉर्मली भी ट्रेड करता है तो 300, बट मुझे लगता है जी को आपको इस मर्जर के साथ एक मल्टी बैगर आइडिया की तरह जमा करके लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। जी पर बेट लेंगे। निफ्टी ग्रीन में आ गया है, अब जरा देखिए निफ्टी अब 2 पॉइंट ग्रीन में। एक बार जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइए और एक बार जरा फ्रॉम लोज रिकवरी दिखाइए। क्या शानदार रिकवरी इस समय निफ्टी में, करीब करीब 200 पॉइंट की रिकवरी अब निफ्टी में, 175 अंकों की रिकवरी निफ्टी में इस समय आपको दिखाई देगी। और अब एक बार जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइए। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है पिछले 15 मिनट में, बैंकों में रिकवरी शुरू हुई है। ICICI बैंक ने लीड किया बैंक निफ्टी की रिकवरी को। देखिए हमने शो शुरू किया तो ये कहा था कि बैंक निफ्टी अभी भी 200 पॉइंट नीचे है, अब बैंक निफ्टी रह गया सिर्फ 70 पॉइंट नीचे। तो पिछले कुछ मिनटों में ये जो रिकवरी आई इसमें बैंकों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, ये निफ्टी बैंक। और अब एक बार ICICI बैंक लेकर आइए, इंटरडे चार्ट ICICI बैंक का आएगा आपकी स्क्रीन पर। अब ये स्टॉक देखिए अब आप,
और यहां पर अब इस समय आपको अच्छी खासी रिकवरी दिखाई देगी। इनफैक्ट अब बैंक निफ्टी सिर्फ 64 पॉइंट रेड में रह गया, तो वीरो अच्छी रिकवरी आ रही है मार्केट में अब इस समय, और एडवांस डिक्लाइन भी अच्छा इंप्रूव हुआ है। जो सुबह एक समय पे हम 1:3 पे थे, अब रिकवर हो गए, तो ठीक है, रिकवरी अच्छी है। शायद मार्केट वन वे ओवरसोल्ड हो गया था, पुट कॉल रेशियो भी काफी ओवरसोल्ड हो गया था एकदम, बिल्कुल सुबह में शुरुआती 0.9 से की थी और इंट्राडे में आई थिंक 0.8 तक चले गए थे हम, तो एक उसका एक फायदा मिला। बैंक निफ्टी का पीसीआर बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड था, तो थोड़ी सी रिकवरी। अब ये कितनी सस्टेन करेगी कितनी नहीं, ये टाइम बताएगा। विकास सालुंके भी जुड़े हैं हमारे साथ। विकास, गुड आफ्टरनून। विकास जी बताइए, आपके ट्रेड्स क्या होंगी? गुड आफ्टरनून जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में हमने देखा कि 50 डीएमए से वापस एक पुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिल रही है। 2 बार निफ्टी में 300 की नीचे की रेंज टच करके वहां से वापस एक पुल बैक रैली देखने मिल रही है। थोड़ा बहुत यहाँ पे पुल बैक रैली देखने कंटिन्यू मिल सकता है। आज का पहला कॉल रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी ने जिस हिसाब से आज गैप डाउन होने के बाद जो रिकवरी यहाँ पे देखने मिली, तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा मूव वापस यहाँ पे कंसिडर हो सकता है। टेक्निकली ऊपर में 1640 के टारगेट यहाँ पे वापस बनते हुए देखने मिलेंगे, और नीचे में जो सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा वो 1520 के आसपास, यानी 1520 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करना है, और ऊपर में 1640 के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। दूसरा मेरा रहेगा एनएमडीसी। एनएमडीसी मुझे भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 114 के ऊपर यहाँ से मुझे लगता है वापस 128 के टारगेट एनएमडीसी में देखने मिल सकते हैं। तो एनएमडीसी मेरा दूसरा बाय कॉल रहेगा टेक्निकली। नीचे में स्टॉप लॉस 112 का रहेगा, 128 के टारगेट यहाँ पे मुझे लगता है 1 से 2 वीक में ये काउंटर करते हुए देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे 120 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, बट वो अगर क्लियरली ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद का जो मोमेंटम है वो फास्ट आते हुए देखने मिलेगा। तो 128 स्टॉक के टारगेट के लिए एनएमडीसी में बाय करना। एनएमडीसी पर आपका व्यू, एक कंस्ट्रक्टिव व्यू। यहाँ पर भी शरद जी की कॉल भी थी। अच्छा, अब देखिए, अब मैं जो बात करूंगा एक ट्रेड पर्सपेक्टिव से बात भी करूंगा, प्लस एक वैल्यू इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बात भी करूंगा। जब मैं वैल्यू इन्वेस्टर की बात करता हूं, मतलब जो चीज आज से 1 महीने पहले 1700 रुपए की थी, 1750 की थी, वो 1600 के भाव पे क्वालिटी स्टॉक है, क्यों ना एक बाय हो। जिसे कहते हैं बाय ऑन डिप्स, आपका सिप ट्रांचेस में बाय करना। माना जरा आप एचडीएफसी को देखिए, और ये मेरा बिलीव था मैं 2-3 दिन पहले कि जैसे ही इसने 60-50 वॉलेट किया था, जब फेलियर हुआ था 20 डेमा का, कि इस बार शायद ये 200 डेमा पे जाए, और आज 200 डेमा वॉलेट हुआ। ठीक यही टेक्टर साहब एक काम कीजिएगा, कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कीजिएगा और उस पर 200 डेमा ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक यही हुआ था 15 जून को, ठीक यही हुआ था 17 मार्च को, और यही शूट अप हुआ था 17 अक्टूबर 2022 को। इसका जो कोरिलेशन है 200 डेमा से बहुत अच्छा होता है, और आप शायद अगर 1 सितंबर 2020 से जनवरी 2022 को रीड करें तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन एस्टेब्लिश करता है 200 डेमा से। मानस एक वैल्यू बायर के लिए एक ट्रांच ऑफ बाय यहां बनता है कि नहीं बनता है, जिसने डिफरेंट ट्रांचेस में एचडीएफसी बैंक को लेने का व्यू बनाया था। नॉट ए डे ट्रेड, नॉट ए स्विंग ट्रेड, एक वैल्यू बायर के लिए। बिल्कुल, देखिए पोजिशनल की अगर बात करिए, और आज आपके पास अगर 3 से 6 महीने का समय हो, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही सही समय है जहां आप एचडीएफसी बैंक में निवेश कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकली देखिए तो अभी भी हाई टॉप हायर बॉटम से बन रहे हैं, कहीं पर चेंज नहीं आया, क्योंकि जो पहले वाला बॉटम था वो मेरे ख्याल से 1575 के आसपास था। तो अगर आप देखेंगे तो अभी भी हायर बॉटम बना है। अभी आज का जो लो था वो हायर बॉटम बना है, और पॉइंट ये कि जो हायर बॉटम बन रहा है वो 200 मूविंग एवरेज के आसपास बन रहा है। मैं केवल एक चीज मेंशन करूंगा कि अगर आपको खरीदारी करनी है तो थोड़ा इंतजार करिए, कंफर्मेशन में खरीदारी करना हमेशा बेहतर रहता है। तो 1630 एक बहुत ही अहम लेवल है, वो एक बार ब्रीच हो जाने दीजिए। 1630 के ऊपर निवेश के हिसाब से आप खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस 1575 के नीचे लगाइए, और फिर टारगेट बड़ी सेट करिए। जो पिछला हाई 1750-1760 का था वही आपके टारगेट रहेंगे। तो केवल 1330 का इंतजार कर लीजिए, उसके ऊपर खरीदारी करेंगे। ये एचडीएफसी बैंक पे कमेंट था। अच्छा, मैं चाह रहा था मुझसे डिस्कशन करना। मनोज, याद है आपने एक दिन सन टीवी को इंक्लूड किया था सुबह मॉर्निंग में, बड़े स्टॉक्स की कैटेगरी में। अब पीवीआर को देखिए, पीवीआर जो कर रहा है, जी को देखिए ना, जी सडनली अगर आप देखें वो लास्ट वीक सारी की सारी दुविधाएं दूर हो गई। इस मंथ की प्लेसमेंट देखिए, अगस्त जनरल इलेक्शन से लगभग 4-8-7 महीने पहले, क्या मीडिया स्टॉक्स को चेस करने का टाइम अनुज है? ये कुछ पॉकेट जो कि बहुत स्ट्रांग हो स्पेस में? बिल्कुल जरूर। अभी तो स्टेट इलेक्शंस भी आ रहे हैं कुछ टाइम में। आई थिंक अक्टूबर में शायद स्टेट इलेक्शन लाइंड अप है। देखिए, इसमें हर
स्टॉक में कहानी अलग है। सन टीवी की कहानी पूरी की पूरी आईपीएल रेवेन्यू की थी, जो एग्जैक्टली एज इट इज प्ले आउट हुई। आई थिंक जी की कहानी पूरी की पूरी अब यहां से जो है वो एक एमएनसी वैल्यूएशन की है कि क्या जी को वापस एमएनसी वैल्यूएशन मिलेगा। ये सारी की सारी कहानी यहां पर है। आई थिंक पीवीआर आइनॉक्स और अब आई थिंक उसके मर्जर का इम्पैक्ट आपको अब समझ में आ रहा होगा बीरू। आप पिछले 4-5 वीकेंड का एक ट्रेंड देखिए, इवन कैरी ओवर रिलीजेस जो हैं उसमें भी रेट्स कम नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज की डेट में भी मैं अगर ये ओपनहाइमर देखना चाह रहा हूं आईमैक्स स्क्रीन पर, तो मुझे आज की डेट में भी यहां पर मुंबई में 2200 रुपए की टिकट मिल रही है। जो जिस वीकेंड पर रिलीज हुई थी तब भी यही रेट था, आज भी वही रेट है। मेरे ख्याल से बहुत टाइम के बाद इस सेक्टर में एक पॉजिटिविटी लौटी। ये सेक्टर में आई थिंक अब वही चल रहा है जो करीब 6 महीने पहले या 9 महीने पहले होटल सेक्टर, जो होटल सेक्टर में एक रिवेंज ट्रैवल वापस आया था, जो एक मूव वापस आया था ना, मेरे ख्याल से वो शायद पीवीआर आइनॉक्स में अब देखने को मिल रहा है। वो बहुत टाइम के बाद एक कंसिस्टेंसी रही है। आप पिछले 4-5 मूवीज देख लीजिए, एक के बाद एक ये कोविड से पहले ये फेज था जिसमें हर मूवी थोड़ा बहुत तो चली जाती थी। अब आई थिंक वी आर रीचिंग दैट स्टेज की जो भी, मतलब आप देखिए गदर के साथ OMG 2 रिलीज हुई, वो भी ठीक ठाक चल गई, ऐसा नहीं कि वो नहीं चल रही, वो भी चल गई। तो मेरे ख्याल से ये बहुत टाइम के बाद एक पॉजिटिविटी आई है, लेकिन कहानियां सबकी अलग अलग है। लेकिन हाँ, पूरे सेक्टर में जोश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी हाँ, और क्या बताना, जो आदमी को जब घूमने फिरने आनंद करे, जिस प्रकार की फ्लाइट्स की टिकट हैं, जिस प्रकार के होटल्स के प्राइसेस है, आपको लगता है कि शायद थोड़ा मन बहला के ही आ जाता है सिनेमा हॉल तक, मॉल ही चले जाओ। हाँ, टिकट्स ऐसी है ना रोज की पूछिए मत। आज 3-3 महीने बाद की टिकट्स, आप यकीन मानिए, मतलब अनटचेबल। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये मीडिया स्पेस पर डिस्कशन था? ये इस बीच एक बार लेके आइए कुछ और स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं। बैंक निफ्टी रिकवर हुआ, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा फिर कोलैप्स हुआ। लेट्स ब्रिंग आईसीआईसीआई बैंक। एक बार आईसीआईसीआई, देखिए अभी डिस्कशन करा हमने एचडीएफसी बैंक पे, आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे? पुल बैक में 50 डेमा को रिटेस्ट करता हुआ। एक्सिस बैंक पुल बैक, लेकिन मैं आई थिंक इसमें से थोड़ा सा हटना चाहूंगा। लेट्स ब्रिंग एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। ये क्या कर रहा है? 422 नो, ये भी बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। आते हैं अब एचएल पे। विकास, एचएल पे आपका व्यू क्या है? इस स्टॉक ने अभी तक अपनी इस जून, जुलाई, अगस्त की ट्रेजेक्टरी को लोअर एजेस पे वॉलेट नहीं किया है। नंबर्स आए और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री की उस स्पीच का सबसे बड़ा, अगर आप देखें बीच का जो कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, तो पीएसयूज थी, एचएल का जिक्र किया था, वो एक सेंटिमेंट इंपैक्ट था। आप कैसे रीड कर रहे हैं आज की कैंडल को, और जिसके पास है वो क्या करे, और फ्रेश पर्सपेक्टिव क्या है किसी लॉन्ग ट्रेड के लिए? अभी भी इसमें जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव ही देखने मिलेगा। आज भी हमने देखा है जैसे ओपन हुआ, वहां से जो एक रिकवरी, यहाँ पे शार्प रिकवरी देखने मिली, मुझे लगता है कंटिन्यू करते हुए देखने मिलेगा। वापस हमें लगता है कि ऊपर की जो रेंज यहाँ पे ओपन होते देखने मिलेगी वो है 4000 के ऊपर की। तो मुझे लगता है अभी भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अगर आप देखो लॉन्ग टर्म एवरेज जो 50 डीएम है, उसके ऊपर वो लास्ट 8 से 10 ट्रेडिंग अगर देखोगे तो उसके नीचे नहीं जा पा रहा है। वहां से ही हमें एक बार पुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिली, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा बेस बना चुका है। और जो रिट्रेसमेंट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, एक शॉर्ट रिट्रेसमेंट था, वो कंटिन्यू करते हुए देखने में मिलेगा। तो मुझे लगता है 4000 की रेंज यहाँ पे वापस आते हुए देखने मिलेगी। नीचे में अभी भी एक इंट्राडे बेसिस पे सपोर्ट की बात करूं तो 3800 एक अच्छा बेस बना चुका है काउंटर। आज इंट्राडे में हमने देखा था कि थोड़ा सा उसके नीचे गया था, लेकिन जहां से जो पुल बैक रैली देखने मिली थी वो हमने पहले आधे घंटे में ही देखने मिली थी, उसके बाद पूरे दिन ये काउंटर ऊपर चलते हुए देखने मिला। तो मुझे लगता है 4000 के आसपास के टारगेट अभी भी इंटैक्ट रख सकते हैं, और लोग भी उसके ऊपर के लेवल्स इस काउंटर में आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, बात करते हैं एक कंपनी की। पहली तिमाही में मुथूट फाइनेंस के नंबर थोड़े सुस्त रहे हैं। सालाना आधार पर मुनाफे और एनआईएम बढ़त रही है, लेकिन तिमाही दर तिमाही पर दबाव दिखा है। खासतौर से एसेट क्वालिटी में थोड़ी नरमी आई है। इस पर बातचीत के लिए और आगे ग्रोथ पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट। मुथूट सर, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज से बात करने के लिए। मैं सुबह एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जो एक गोल्ड प्राइस की वजह से एक लोन ग्रोथ में एक रिकवरी आनी थी वो आ चुकी है, और अब यहां से शायद आपके मार्जिन्स पर प्रेशर रहेगा। और वो ये मान रहे हैं कि आपका जो कंसोलिडेटेड निम है
वो अगले 2 साल में 12.3% से गिरकर 11.7% पर आ जाएगा। क्या ये अंदेशा सही है या आप इससे सहमत नहीं है? थैंक यू एंड गुड आफ्टरनून। हमारा जो निम है जो अभी 11-12 बीच में रहता है, 11 एंड 12, वो तो हमारा ख्याल से वही रहेगा, आगे से भी वही रहेगा। जो पहले जो था 13 वगैरह जो था वो तो एक दो क्वार्टर में था, 3-4 क्वार्टर में था, वो तो मान लीजिए वो अच्छा टाइम था। अभी कंसिस्टेंटली तो 11% 12% ही हम कर सकता है। एक उनका ये भी मानना है कि क्योंकि आपका डाइवर्सिफिकेशन काफी कम है, आप मेनली गोल्ड लोन में ही, और यहाँ कंपटीशन काफी बढ़ रहा है और काफी बैंक्स भी अब इस बिजनेस में आ रहे हैं, तो शायद इसकी वजह से आपको थोड़ा सा एक इम्पैक्ट पड़ेगा। नो सर, अगर कंपटीशन कोई भी सेक्टर में कंपटीशन ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब तो है वो अच्छा सेक्टर है, इसलिए कंपटीशन है। जो सेक्टर अच्छा नहीं है तो कंपटीशन कम होगा। मगर गोल्ड लोन बहुत अच्छा सेक्टर है, अच्छा बिजनेस है, जिसमें एनपीए वगैरह नहीं है, हायर लोन्स नहीं है, इसका ऑपरेशनल चैलेंजेस ज्यादा है। मगर मुथूट फाइनेंस ने कितने सालों से ऑपरेशन चैलेंजेस, सारा ऑपरेशन चैलेंज जो था उसको तैयार करके आगे बढ़ रहा है। तो हमारा उम्मीद है इसमें और पोटेंशियल, ग्रोथ का पोटेंशियल है। हमने जो गाइडेंस दिया है वो 10% 15% एक साल का, मेरा उम्मीद है वो उससे जी ज्यादा आएगा। मगर हमें गाइडेंस रिवाइज नहीं कर रहा है, मगर जरूर उसको इससे अच्छा कर सकता है। जो बिजनेस है वो गोल्ड लोन में कर सकता है, उतना अच्छा बिजनेस कोई भी और सेक्टर में नहीं है। जो जितना हम कर सकता है गोल्ड लोन वो करेगा ही रहेगा। मगर बात में यही बोल रहा है, तो 12-13% हमारा नॉन गोल्ड लोन बिजनेस है, वो हमारा माइक्रो फाइनेंस है, होम लोन्स, अफोर्डेबल होम लोन्स है, सैलरी पर्सनल लोन है, व्हीकल फाइनेंस है, वगैरह वगैरह मिला के 12% है। मगर हमारा उम्मीद है आगे बढ़ते हुए मे भी 4-5 साल में ये 20% होगा, 20%, 20% हमारा नॉन बिजनेस होगा। हमारा ग्रोथ गाइडेंस गोल्ड लोन के लिए 10-15% हमेशा हर साल होगा जी। जॉर्ज सर ये बताइएगा कि अभी जो आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स है सर, वो इस क्वार्टर में कितनी बढ़ी? और जैसे आरबीआई भी जो सिस्टम में एक्सेस लिक्विडिटी है उसको सक कर रहा है, आईसीआर का अगर आप देखें तो जो इंट्रोडक्शन हुआ है, इस एग्जैक्टली बीते 3 महीने में आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स कितनी बढ़ी है और अगले 2 क्वार्टर्स में इस कॉस्ट ऑफ फंड्स का फ्लो किस तरफ होगा? कितने अभी कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़े हैं इस दौरान? हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है अभी 8.3-8.2% है। अगर हमारा मान लीजिए एक 1.5 साल में 1% बढ़ गया है, पिछले क्वार्टर में मेरे ख्याल से 10% बस, 10 बेसिस पॉइंट्स, 0.1% करीब बढ़ गया है। मगर हमारा उम्मीद है ये अभी ज्यादा 10 बेसिस पॉइंट्स बढ़ जाएगा, इसके बाद वो बढ़ेगा नहीं और इसके बाद नीचे करना शुरू करेगा। वो 3-4 क्वार्टर में वो नीचे भी आएगा। अगर वो जितना कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो हमें इतना इसमें फिक्र नहीं है, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ फंड्स हम जो लोन कस्टमर्स को पास ऑन कर सकता है। नहीं, वो तो आप पास ऑन कर सकते हैं सर, तो प्रश्न अल्टीमेटली वही है ना, कंपटीशन काफी टफ है, तो अंतिम तौर पे तो वही बात आ जाती है। अच्छा खैर सर, मैं आता हूँ इस क्वार्टर में सर, आपका जो एवरेज लोन टिकट साइज था वो कितना था और इसमें कितनी ग्रोथ दर्ज की गई? लोन टिकट साइज में इतना ज्यादा फर्क नहीं होता है। मेरा 10 साल पहले हमारा लोन टिकट साइज 25,000 रुपीज था, अभी तो 60-70 होगा। वो जो गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, कस्टमर्स का प्रॉस्पेरिटी जा रहा है, जो छोटा और बड़ा लोन भी लेता रहता है, इसलिए एवरेज टिकट साइज होता है, बढ़ता है। मगर इसमें कोई ज्यादा चिंता का चीज नहीं है। मगर हमें हमेशा चाहता है छोटा टिकट साइज कस्टमर है हमारा स्ट्रेंथ, और हमें ज्यादा उसको पसंद करता है छोटा टिकट साइज वाला। इसीलिए हमारे एक दिन में
लाख से ज्यादा लोग गोल्ड लेने के गोल्ड लोन लेने के लिए और गोल्ड लोन का इंटरेस्ट देने के लिए, गोल्ड लोन रिलीज करने के लिए ब्रांच में आ रहा है. दिस इज अ वेरी मास बिजनेस. Through our 5,000 plus branches, so many customers come to our branch every day. We like that business, sir. It's a mass business. जॉर्ज सर बहुत बहुत शुक्रिया. और बिल्कुल मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूं कि अगर किसी बिजनेस में कंपटीशन ज्यादा आ रहा है तो मतलब ऑब्वियसली लीडर कुछ अच्छा कर रहा है वहां पर, और आप लीडर रहे हैं इस बिजनेस में. थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. ऑल द बेस्ट आपको. Thank you. ओके, चलिए ये बात हो गई मुथूट की. शरद जी क्या करें स्टॉक के साथ? एक समय पे ये बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर था, लेकिन 2 क्वार्टर थोड़े से टफ रहे हैं. यहाँ पर स्टॉक काफी कंसोलिडेट कर रहा है, अंडर परफॉर्म भी कर रहा है. इवन मन्नापुरम जैसा स्टॉक रिसेंटली एक्चुअली आउट परफॉर्म कर चुका है कंपेयर टू मुथूट. एक तो सबसे बड़ी कंपनी है देखिए, और गोल्ड लोन में मैंने जो देखा है यूजुअली 5 से 6 साल में एक आधा साल ऐसा स्टिफ आता है थोड़ा सा. पिछले कुछ समय में बैंक्स का भी फोकस इधर शिफ्ट हो गया था क्योंकि बाकी बिजनेसेस में एसेट क्वालिटी इश्यूज थे, रिस्क वेटेजेस वगैरह की भी एडवांटेज थी. गोल्ड लोन में इजी बिजनेस था, सब कोई उसी पे जंप इन कर रहे थे. बट अब जैसे कॉर्पोरेट लोन्स की वापस से ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल 2 साल 3 साल डिसेंट रहनी चाहिए, और बहुत ज्यादा रिस्क वाला एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है बैंक्स की बुक्स में आज के दिन. तो मुझे लगता है वो जो ओवर डेराइव्ड फोकस था गोल्ड लोन्स की तरफ वो भी वहां से कम हो जाएगा. और मुथूट मार्केट लीडर है और ये बहुत ज्यादा ग्रैन्युलर बिजनेस है, जैसा अभी मैनेजमेंट भी बोल रही थी कि छोटे टिकट साइज के बहुत सारे लोन्स इनके पास रहते हैं. तो मुझे लगता है हर बैंक के लिए वो हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, जो कॉस्ट एडवांटेज है वो डेराइव करना उतने ग्रैन्युलर लोन में. तो कंपेयर टू वापस अपने शायद कॉर्पोरेट बैंकिंग की तरफ ज्यादा शिफ्ट करेंगे, और आने वाले 2-3 सालों में मुझे लगता है आसानी से 15 से 20% काइंड ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ आप इस कंपनी में देख सकते हैं. 2.5 टाइम्स प्राइस 2.5 टाइम्स के आसपास प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है. तो मेरे लक्ष्य करीब 1850 के आते हैं. एक आधी क्वार्टर खराब गए, बट खराब क्या मतलब थोड़े से मॉडेस्ट गए, बट मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रिस्क है. और जैसे जैसे ये वापस गोल्ड लोन सेक्टर रिवाइव होता है अगले 6-8 महीनों में, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रेटिंग मुथूट में दिखाई देगी. मन्नापुरम में अपने अलग इश्यूज थे जिसकी वजह से क्रैक्स वगैरह आए और फिर बढ़ गया. बट पूरी स्पेस में मुझे लगता है ये जो स्पेसिफिकली गोल्ड लोन पे फोकस करने वाली गोल्ड लोन फोकस्ड कंपनीज हैं अगले 2-3 साल के लिए काफी रोबस्ट रहनी चाहिए, और कंपटीशन का जो थोड़ा ओवरहैंड बहुत ज्यादा है वो भी कम हो जाना चाहिए. ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब एक राजेश पालवी जी को भी जोड़ लेते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी पिक्स लेते हैं. राजेश जी गुड आफ्टरनून. क्या ट्रेड्स हैं आपके दिमाग में इस समय? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून. सो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो स्टॉक अभी पसंद आ रहा है वो है गोदरेज कंज्यूमर. ये स्टॉक में देखे तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में यहाँ पे एक रिवर्सल के साइन भी सेटअप पर बनते हुए दिख रहे हैं, और आज के सेशन में एक लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है. जिस तरीके से स्टॉक में पिछले 2-3 दिन के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट है, गोदरेज कंज्यूमर हमें लगता है यहाँ से एक अच्छा मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है. 1070-1080 तक के अपसाइड के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं. करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा करीब 1015 के आसपास. जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो पोजिशनल बेसिस पे हमें लगता है ये स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए, वो है HAL का. HAL में देखें तो एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे पिछले 7-8 दिन में देखने को मिला है, और आज जिस तरीके से यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप होते हुए दिख रहा है हमें लगता है HAL एक अच्छा यहाँ से पोजिशनली एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है. अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें 4000 तक के भी आते हुए दिख सकते हैं. तो HAL को पोजिशनल बेसिस पर बाय किया जा सकता है. स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 3820 के आसपास. ओके, HAL पर बाय करना. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए कल का दिन काफी बड़ा है. कंपनी कल 3 नए प्रोडक्ट से पर्दा उठाएगी. भारत की जगह इवेंट साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर में हो रहा है. क्या कारण है इसका और किन प्रोडक्ट से उठ सकता है पर्दा, बताने के लिए दीपाली राणा साउथ अफ्रीका से ये रिपोर्ट फाइल कर रही हैं. हम साउथ अफ्रीका केप टाउन में मौजूद हैं और कल 15 अगस्त को
कंपनी अपना फ्यूचर एस्केप इवेंट कर रही है जहां पर ग्लोबल विजन शेयर करेगी और जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमें हाथ लगी हैं उसके मुताबिक कंपनी थार इलेक्ट्रिक को अनवील करेगी। हालांकि टीजर्स के थ्रू कंपनी ने बताया था कि थार इलेक्ट्रिक आएगी, लेकिन ये डिटेल्स नहीं थी कि किस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। लेकिन जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमें मिली है उसके मुताबिक कंपनी थार इलेक्ट्रिक को बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर ही लॉन्च करेगी, यानी इंग्लो प्लेटफॉर्म पर ही, वही प्लेटफॉर्म है जो पिछले साल कंपनी ने लंदन में अनवील किया था। फोक्सवैगन के टाई अप के साथ कंपनी इस प्लेटफॉर्म को लेकर आ रही है। तो एक चीज तो क्लियर है कि थार इलेक्ट्रिक जल्द आएगी मार्केट्स में और ये आइस वर्जन से कंप्लीटली डिफरेंट होगी व्हेन इट कम्स टू डिजाइन, और इनफैक्ट इसमें शायद गोल्ड मोटर सेटअप भी हो सकता है ताकि इसकी जो 4x4 कैपेबिलिटीज हो वो उसी तरीके से रिटेन हो। इसके अलावा एक एक्सक्लूसिव डिटेल हमें मिली है कि 7 नए ट्रैक्टर्स कंपनी लॉन्च कर रही है इंडियन मार्केट्स के लिए ओजा ब्रांड के अंदर। ये ब्रांड नेम कंपनी ने शोकेस किया था इस साल की शुरुआत में ही और इस नाम के साथ 7 नए ट्रैक्टर्स स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट्स के लिए कल यहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं। इसके अलावा अप टू 40 ट्रैक्टर्स यानी 40 वेरिएंट्स भी कंपनी शोकेस करेगी जो कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी होंगे। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट अनवील होगा वो होगा पिकअप ट्रक, जो स्पेशली कंपनी साउथ अफ्रीकन मार्केट्स को केटर करेगी। हालांकि अगेन ये भी ग्लोबल प्रोडक्ट ही होगा, स्कॉर्पियो एन पर बेस्ड होगा, लेकिन लॉन्गर व्हील बेस के साथ ताकि कार्गो स्पेस को भी अकोमोडेट कर सके। ओके चलिए, तो ये बात हो गई इस समय महिंद्रा एंड महिंद्रा की, लेकिन बात हो रही है ऑटो स्पेस की। तो अब इसी स्पेस में कंटिन्यू करते हैं। टाटा मोटर्स 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक्री का लक्ष्य हासिल कर चुकी है। कंपनी यह मुकाम हासिल करने के लिए कंपनी ने 5 साल लिए हैं। टाटा मोटर्स की ईवी पोर्टफोलियो में नेक्सॉन, टिगोर और टियागो जैसी कारें शामिल हैं। कंपनी की ईवी स्ट्रैटेजी और आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश चंद्रा। शैलेश जी, गुड आफ्टरनून। पहली बात तो आपको मुबारक 1 लाख ईवी का माइलस्टोन हिट करने के लिए। यहां से आगे का टारगेट क्या है, क्या रीजंस है इस सक्सेस के लिए और आगे के टारगेट्स हैं आपके? आज के दिन में ग्राहक जो हैं इसको बहुत ही एस्पिरेशनल कार समझते हैं ईवीज को। जितनी मिथ्स थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। अब उनको समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक कार्स एक्चुअली परफॉर्मेंस में ज़्यादा अच्छी होती हैं, कम दाम भी लगता है, इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, इसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी है, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा सुपीरियर है आइस से। और जहाँ तक कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है उसमें उनको पता है कि होम चार्जिंग से चार्जिंग हो जाती है। तो काफ़ी शिफ्ट हुआ, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये माइंडसेट में। और जैसे जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ग्राहकों में और डिमांड बढ़ती गई, वैसे वैसे इकोसिस्टम प्लेयर्स भी आने लगे चार्जिंग इंफ्रा में, सप्लाई चेन में। तो काफ़ी चेंज आ गई है। वैसे तो 1 लाख एक नंबर है, लेकिन अगर इसके नीचे ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसकी बात करें तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि इसके की ड्राइवर्स क्या थे, तो उसमें की ड्राइवर्स में बोलूँगा सबसे पहला कि जो अर्ली अडॉप्टर्स थे वो बहुत ही एक्सप्रेसिव थे और उन लोगों ने खुलकर सोशल मीडिया में अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, जिसके कारण कि बाकी ग्राहक जो फेंस सिटर्स थे वो लोग जो है उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ा कि एक प्रैक्टिकल कार है, जब कोई दूसरा यूज़ कर रहा है तो हम भी यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे वैसे डिमांड बढ़ती गई। मुझे लगता है गवर्नमेंट का भी काफ़ी अच्छा रोल रहा है। GST 5% रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन वेवर, PLI, फेम इंसेंटिव सब मिला जुला कर काफ़ी एक अच्छा माहौल बना इलेक्ट्रिफिकेशन के अराउंड। ओके, अच्छा, अब जब क्योंकि ये बेस बढ़ेगा ऑब्वियसली तो एक कस्टमर कन्वीनियंस एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगा शैलेश जी। तो एक सेपरेट ईवी शोरूम्स खोलने पर आपकी क्या स्ट्रेटजी है, जरा इसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहला तो ये बात सही है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए शोरूम्स को सेपरेट करने की। अभी ये प्लानिंग स्टेज में है, क्योंकि अगर हम लोग 10 गाड़ियों की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, करीब करीब बराबर गाड़ियां हमारे आइस पोर्टफोलियो में ही होंगी। तो एक शोरूम के अंदर इतनी सारी गाड़ियां प्रैक्टिकली मुश्किल है रखना। आज के दिन में हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचते हैं एक शॉप एंड शॉप कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, लेकिन आने वाले वर्षों में और इस साल से हम पहले कुछ जगहों पर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे लर्न करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे उसकी एक्सपेंशन करते जाएंगे। बट अभी मैं बोलूँगा कि जो प्लान है वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है और सही समय पर उसको डिटेल और विस्तृत तरीके से हम उसके बारे में जिक्र करेंगे।
सर एग्जैक्टली अगर मैं इस फर्स्ट हाफ को देखूं इस साल के, तो उसमें तीनों की ग्रोथ को आप कैसे देखते हैं, चाहे वो आईस सेगमेंट हो, चाहे वो सीएनजी सेगमेंट हो, चाहे वो ईवी सेगमेंट हो, और सेकेंड हाफ के लिए इन तीनों ही सेगमेंट्स में आपका आउटलुक क्या है, क्या ग्रोथ रहेंगी इन तीनों सेगमेंट्स में? तो हमने हमारी ग्रोथ जो है वो आपको जैसे पता है, इंडस्ट्री भी जो है वो सिंगल डिजिट में ग्रो करने वाली है। अभी तक हम लोग इंडस्ट्री ग्रोथ के आसपास हैं, और आगे सेकेंड हाफ में हमारी कुछ नई इंटरवेंशंस आने वाली हैं। आपने देखा कि इस क्वार्टर में हमने सीएनजी रेंज को विस्तृत किया है, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और बाकी कुछ और प्रोडक्ट एक्शंस आने वाले हैं सेकेंड हाफ में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी। तो ये सब मिला जुला कर हम लोग सोचते हैं कि इंडस्ट्री से बेहतर ग्रो करने की हमारी कोशिश रहेगी। ओके, चलिए, तो ये हो गई सारे सेगमेंट से सेकंड हाफ के आउटलुक को लेकर बात। सर अभी जितने भी कार मेकर्स को देखूं चंद्र साहब, एक चीज तो रही है कि सब जो छोटी कारों का सेगमेंट है, एंट्री लेवल सेगमेंट है, उसमें एक ढीलापन देख रहे हैं, और एसयूवी सेगमेंट बहुत स्ट्रांगली डिलीवर कर रहा है। सारे एसयूवी लॉन्चेस सभी मेकर्स की तरफ से बहुत स्ट्रांग रहे हैं। आपको क्या लगता है इस सेगमेंट में आप कैसे कैपिटलाइज करेंगे? आपकी आगे की एसयूवी स्ट्रेटेजी क्या है सर? देखिए, हमारी पोर्टफोलियो में 4 एसयूवीज हैं, और चारों एसयूवीज अपने अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि इसकी स्ट्रेंथ और हम लोग बढ़ाते जाएं। और जैसा हमने ऑटो एक्सपो में भी दिखाया कि हम एसयूवी पोर्टफोलियो को और भी विस्तृत करने जा रहे हैं। सियरा, कर्व, ये सब के आने के बाद हमारी पोर्टफोलियो और विस्तृत होगी। इलेक्ट्रिक में भी इसको हम लोग अलग अलग मॉडल्स लाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी एसयूवी पोर्टफोलियो की स्थिति और मजबूत होगी, और हम लोग उसमें जिस सेगमेंट्स में हम लोग उसमें रहेंगे, उसमें कोशिश रहेगी कि हम लोग टॉप 2, टॉप 3 में रहें। सो वो उम्मीद है। जहाँ तक आपने बोला कि हैचेस सेगमेंट और लेस देन 10 लाख सेगमेंट में प्रेशर है, बात सही है, क्योंकि प्रेशर तो है लेस देन 10 लाख सेगमेंट में बहुत सारे कारणों के कारण। बट टाटा मोटर्स की हैच पोर्टफोलियो जो है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है, क्योंकि हमने अभी फिलहाल में बहुत ही बड़ा इनोवेशन लाया है सीएनजी में, जिसमें हमने ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी लाई है, जिसमें पूरा बूट स्पेस मिल जाता है, कि बहुत ही नया और नॉवेल आइडिया है सीएनजी स्पेस में, जिसके कारण कि हमें अच्छी ट्रैक्शन मिल रही है हैचेज में। तो हमारी मल्टी पावर ट्रेन स्ट्रैटेजी जो है हैचेज में अच्छा काम कर रही है, और आगे आने वाले दिनों में भी करेंगी। शैलेश जी, एक बाकी ऑटो मेकर से जब बात होती है तो एक चीज जो निकल कर आ रही है कि शायद एक प्राइस हाइक बाकी है अभी सिस्टम में। टाटा मोटर्स की तरफ से भी क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे फिर? अभी हमने रिसेंटली एक प्राइस हाइक लिया है, तो अभी हमने इसके बाद की प्राइस हाइक के बारे में नहीं सोचा है। हम लोग क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि कमोडिटी प्राइसेस की फोरकास्टिंग क्या है, और उसके बाद उसके बेसिस पर हम लोग डिसीजन लेंगे। बट अभी कोई प्लान नहीं है। ओके, चलिए शैलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो ये हो गई बात टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स थोड़ा सा करेक्ट हुआ है नंबर्स के बाद से, लेकिन वैसे काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं चार का चौका का सीक्वेंस, जो चार ट्रेड अब हम आपके लिए लेकर आएंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे शिल्पा राउत से, उसके बाद एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश पालवी से बात करेंगे, मानस आज देंगे चार्ट का चमत्कार, और शरद जी से लेंगे मिड कैप फंडा। तो शिल्पा जी, शुरुआत करते हैं आपके साथ, तो बताइए सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी अमित जी, मेरा सस्ता ऑप्शन अभी रहेगा आरती इंडस्ट्रीज में। आरती इंडस्ट्रीज अगर देखेंगे फ्यूचर्स में 466 जोन्स में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 450 पे एक अच्छा सपोर्ट है, एंड अपसाइड टुवर्ड्स 500 भी ओपन है। तो अभी भी सीरीज में एक हाफ सीरीज बाकी है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 480 का जो कॉल ऑप्शन रफली ₹7.60 पे चल रहा है, आप इस पे लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 4 का मेंटेन कीजिए, टारगेट्स ऑफ 11, 14 एंड 17। ओके, आरती इंडस्ट्रीज नंबर्स के बाद से ये स्टॉक गिर नहीं रहा है, तो ये एक सिग्निफिकेंस, एक सिग्नल है शायद स्टॉक का। पहले काफी गिर चुका है ये स्टॉक, शायद एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुई है आरती इंडस्ट्रीज में। ये देखिए, ये स्टॉक अगर आप देखें तो ये 1 महीने का चार्ट है इसका, लेकिन अगर इसका आप 6 महीने का चार्ट देखेंगे, ये देखिए 3 महीने में करीब 8% गिरा,
और 6 महीने में करीब 14% ये स्टॉक गिरा। तो एक बेसिक फॉर्मेशन क्लियरली स्टॉक ने बना। 12 महीने का चार्ट देखिए, ये करीब 44% गिरा यहाँ पर। तो ये आपके लिए एक कॉल ऑप्शन है, 480 का कॉल ऑप्शन आपको लेना है, स्टॉप लॉस 4 का, और 14 और 17 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर बनेंगे। तो ये होगी आरती इंडस्ट्रीज के बाद। राजेश जी, आपका ट्रेड। जी, जो स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है F&O सेगमेंट में अभी, वो है टाटा कम्युनिकेशन। अगर स्टॉक को देखें तो लास्ट 2 वीक में करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास पिछले 3-4 दिनों से एक अच्छा यहाँ पे बेस बनाते हुए दिख रहा है। आज के सेशन में देखें तो एक अच्छा थ्रू आउट द सेशन एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर प्लेज है टाटा कम्युनिकेशन के, यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन फ्यूचर बाय करना चाहिए। अपसाइड के टारगेट 1760 से लेकर 1770 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1680 के आसपास। ओके, टाटा कम्युनिकेशन आप पिक कर रहे हैं। आज का आपका ट्रेड है सुपरस्टार। आगे चलते हैं चार का चमत्कार के लिए मानस के पास। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? इंडिया मार्ट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंडिया मार्ट के पैटर्न देखिए तो स्टॉक करेक्ट हुआ, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया। पैटर्न को देख के, आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद कंप्लीट हो गया जो करेक्शन था, और अब फिर से जो 3200 का रेजिस्टेंस है उसको ब्रीच करके और ऊपर के लेवल स्टॉक दिखा सकता है। तो इंडिया मार्ट में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 3125 3125 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, और 3275 3275 के टारगेट इंडिया मार्ट में सेट करेंगे। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना होगा तो 32 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, और 82-83 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 64 रुपीज का स्टॉप लॉस रहिए, और ऊपर की तरफ 125 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, इंडिया मार्ट आपकी स्क्रीन पे इंडिया मार्ट डे हाई की, ये मानस का बहुत अच्छी तरीके से रीड किया स्टॉक भी है। चलिए अभी काम करते हैं, आज का मिड कैप फंड पे करते हैं। आज का मिड कैप फंड ट्रेड शरद जी के सौजन्य से आएगा। शरद जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? हाँ जी, तो हमारा मिड कैप फंड है टाटा केमिकल कंपनी। सोडा ऐश की जानी मानी कंपनी है। यूएस, इंडिया, यूरोप, केन्या सब जगह ऑपरेशंस हैं। यूएस के ऑपरेशंस काफी बड़े हैं, और हमें लगता है इंडिया के और यूएस के ऑपरेशंस मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं टॉप लाइन और एबिटा को। आने वाले समय में यूएस के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में रेन्यूअल ऑलरेडी हुआ है, जिसका फायदा इस क्वार्टर ऑनवर्ड दिखना चाहिए। यूके के भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो फिक्स प्राइस पे शिफ्ट हो गए हैं, तो वहां भी इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए। केन्या के ऑपरेशंस में लगभग पूरा डेट रिपेमेंट वगैरह हो गया है, तो वो भी लगभग डेट फ्री हो गया है, तो वहां से उसका फायदा दिखना चाहिए। कंपनी की योजना भी है लगभग 3000 करोड़ के कैपेक्स की अगले 2-3 सालों में, उसका भी फायदा ग्रेजुअली आना चाहिए। इंडिया वाला कैपेक्स अगले 1 साल में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। यूएस वाला कैपेक्स अगले 24 से 25 महीनों में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देना चाहिए, उसका भी फायदा नंबर्स में दिखेगा। सोलर में इंपॉर्टेंस की वजह से ग्लोबल डिमांड काफी स्ट्रांग है सोडा ऐश वगैरह में, और आने वाले समय में हमें लगता है वहां पे डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी। चाइना की तरफ से भी बहुत ज्यादा सप्लाई जैसे आ नहीं रही है, तो ओवर सप्लाई का हैंगओवर नहीं है वहां पे, और ग्रेजुअली प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए हैं। और जैसे जैसे ये फर्दर अपटेक आता है सोलर वगैरह की डिमांड में और ईवीज में भी, तो मुझे लगता है सोडा ऐश की रिक्वायरमेंट में और बड़ा और डिमांड आ सकती है। तो प्राइसेस वगैरह या तो स्टेबल रहने चाहिए, मार्जिनल अपवर्ड बायस रहना चाहिए। ज्यादातर कैपेक्स अगले 1.5 साल में कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगा। रेन्यूएबल प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका भी फायदा आना चाहिए। कंपनी 1,500 से 2,000 करोड़ के डेट रिपेमेंट की भी बात कर रही है इस साल भी, उसका भी फायदा आपको नंबर्स पे दिखना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि FY25 में अर्निंग करीब 105-110 के आसपास आनी चाहिए, और 12 के आसपास का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 1200 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से टाटा केमिकल। ओके, टाटा केमिकल्स निफ्टी एट डेज हाई, अब 25 पॉइंट ग्रीन में निफ्टी, और बैंक निफ्टी किसी भी मोमेंट में ग्रीन में आने को तैयार, और इवन मिड कैप इंडेक्स में बहुत शानदार रिकवरी। चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं, फिर मार्केट पर एक बार फिर आएंगे। शिल्पा राउत जी ने आरती इंडस्ट्रीज पर बेट लिया है, और आपको लेना है यहाँ पर एक आउट ऑफ द मनी कॉल। 480 का कॉल ऑप्शन लेना है आपको 880 पर। इस समय 11, 14, 17 के टारगेट, 4 रुपए का स्टॉप लॉस। टाटा कम्युनिकेशंस है राजेश पालवे की पसंद, F&O सुपरस्टार की तरफ 1760 और 1770 के टारगेट, 1680 का स्टॉप लॉस। मानस को पसंद है इंडिया मार्ट, मानस ने पहले भी इस ट्रेड को ब्यूटीफुली पिक किया है। 3275 के टारगेट यहाँ पर, 3125 का स्टॉप लॉस। और टाटा केमिकल्स, ये है शरद अवस्थी की इस समय की पिक का।
तो ये कुछ स्टॉक्स इस समय ग्रीन में, लेकिन निफ्टी में बहुत शानदार रिकवरी 19,450 इस समय आपको निफ्टी में दिखाई देगा। और जो पिछले कुछ मिनटों में स्टॉक्स जिन्होंने अच्छी रिकवरी दिखाई है उसमें डिवीज लैब्स है, आईसीआईसीआई बैंक है, आईटीसी है और इन्फोसिस तो खैर है ही डे हाई पर। इन्फोसिस एक बार वापस लेकर आइए, फिर से इन्फोसिस इस समय आपको डे हाई पर दिखाई देगा। तो ये कुछ स्टॉक्स जो इस समय अच्छा काम कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेना है हमें या नहीं? एक छोटा सा ब्रेक लेना है, तो वो छोटा सा ब्रेक लेकर वापस लौटते हैं मार्केट बिग वॉइसेस के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ हैं पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा। पुनीता जी, गुड आफ्टरनून। क्या मूड माहौल अब मार्केट को लेकर? एक क्या इन्फ्लेशन रिस्क वापस लौटा है मार्केट में? क्या यही रीजन है इस करेक्शन का जो हमने देखा है, या कोई और रीजन है इस करेक्शन का? आपका व्यू क्या है इस समय? मेरा व्यू है कि इन्फ्लेशन रिस्क अभी इमीडिएटली तो ऐसा कोई भी डेटा से कोई खास वरीसम नहीं लग रहा, बट हाँ एक ये फूड इन्फ्लेशन जो है, एक ये थोड़ी सी कंसर्निंग है, क्योंकि वीट प्राइसेस और बाकी सारे वेजिटेबल प्राइसेस काफी चढ़ रही हैं और एक ये ग्लोबल फिनोमेना है। एंड इसके लिए सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली भी थोड़े वरिड हैं और इसलिए अभी, हालांकि अभी तो पॉज पे हैं जैसे कि आरबीआई, फेड, बट इसको वॉच करते रहेंगे। तो ये अनसर्टेनिटी जो है थोड़े दिन बनी रहेगी जब तक इन्फ्लेशन पूरी तरह से कूल ऑफ नहीं होती, फूड इन्फ्लेशन इन पर्टिकुलर। सबसे ज्यादा वरी मार्केट की रही है बैंकों को लेकर, क्योंकि एक तो बैंक निफ्टी खुद करीब 5-6% करेक्ट हो चुका है, लेकिन बड़े बैंक्स जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब काफी वीक रहे हैं, स्पेशली लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के बाद, और मार्जिन्स पर काफी प्रेशर था इन बैंकों के। क्या यहाँ पर एक नियर टर्म टॉप बना है या फिर लीडरशिप छिनी है यहाँ से, या अभी भी लीडरशिप यही रहेगी करेक्शन के बाद? देखिए, लार्ज कैप इंडेक्स के तो बहुत बड़ा कंपोनेंट है इन फाइनेंशियल्स एंड बैंक्स। तो जहां तक इन्वेस्टर्स जो कि स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कि ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप्स में इतनी लिक्विडिटी नहीं है जिसमें वो इन्वेस्ट कर पाए, उनको तो फिर इंडिया में अगर इन्वेस्ट करना है तो बैंक्स में तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो जब तक इंडिया एक ओवरवेट पोजीशन रहेगी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में वर्सेस अदर इमर्जिंग मार्केट्स, तब तक इन्वेस्टमेंट फ्लोज बैंक्स में भी आएंगे। और इसलिए मेरा मानना है कि बैंक्स में अगर करेक्शन होगी भी, पर अगर इंडिया का आउटलुक ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा तो बैंक्स में भी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को लगेगा। और अगर हम इंडिया की इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी बहुत डिपेंडेंट है फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर। हम लोग का कैपेक्स साइकिल, उसके लिए भी फंडिंग बैंक से ही आएगी और कंज्यूमर लोन्स भी बैंक से ही आएंगे। तो बैंकिंग सेक्टर जो है उनकी वैल्यूएशंस बाकी सेक्टर से कम है और अपने हिस्ट्री के साथ भी अगर हम मेजर करें तो कोई बहुत ज्यादा हाईस पे भी नहीं है। तो अगर हम इंडिया का कैपेक्स साइकिल प्ले करना चाहें और इंडिया की इकोनॉमी को प्ले करना चाहें तो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा एक सेक्टर है ये। और अभी तो इंडियन मार्केट काफी फेवर में है ग्लोबली, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है काफी स्वस्थ है, उसकी सब लोग काफी प्रशंसा भी कर रहे हैं और चाइना के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे इंडिया को फायदा हो रहा है। तो इंडिया में एक लॉन्गर टर्म बोथ फॉरेन पोर्टफोलियो और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स का ध्यान भी इंडिया की तरफ है। सब ग्लोबल कंपनीज भी अपना बिजनेस इंडिया में बढ़ाना चाह रही है। तो अगर जैसे जैसे इंडिया में लोग एंटर और करेंगे तो मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर जो है वहां पर डिमांड स्ट्रांग रहेगी। और ऑफ कोर्स बैंक्स को अपने बैलेंस शीट को ठीक से मैनेज करना पड़ेगा और मार्जिन्स को मैनेज करना पड़ेगा, पर अभी मेरे हिसाब से ऐसी कोई चिंता की वो नहीं है गुंजाइश।
ओके पुनीता मैम का कन्वेक्शन बैंकों पर अभी भी बना हुआ है। मैम बीता 1 साल गुजर गया, हमारा आईटी निफ्टी आईटी इसी जोन में बैठा हुआ है, बट स्पेशली आफ्टर दिस क्वार्टर इन्फोसिस ने जो किया, अपने गाइडेंस को ट्रिम किया, या फिर जिस प्रकार के नंबर्स है, या फिर जिस तरीके से यूएस इकोनॉमी बिहेव कर रही है, ना हमारे इस बार के अपसाइड पे निफ्टी आईटी ने पार्टिसिपेट किया। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग ये जो लास्ट दिन से डाउन ट्रेंड है मैम, जब एफआईएस की लगभग 13-14 हजार करोड़ रुपए की सेलिंग आई है, ना उन्होंने ना इसने डाउन साइड पार्टिसिपेट किया। मैम आपका आईटी में क्या व्यू बन रहा है? क्या सारा नेगेटिव अब प्राइस में फैक्टर इन है? क्या यहां से आईटी चेज करना ज्यादा तर्कसंगत लगता है मैम आपको? आईटी सेक्टर अब एक थोड़ा सा डिफेंसिव सेक्टर बन गया है, जिसमें कि डिविडेंड यील्ड काफी हाई है। अगर आप देखें इन कंपनीज की कैश फ्लोज, तो कैश फ्लो जो कितना वो डिविडेंड देते हैं, वो एक कैपिटल रिटर्न जो उनकी कैपिटल रिटर्न पॉलिसीज है वो काफी जेनरस है। तो एक डिफेंसिव सेक्टर इंडिया में बन गया है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सेक्टर इसको नहीं माना जा रहा है आजकल। और ऑफ कोर्स अभी तो जैसे आईटी सेक्टर के अर्निंग्स काफी हद तक यूएस मार्केट्स और इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, तो यूएस की इकोनॉमी और यूएस का टेक सेक्टर यूएस के कॉर्पोरेट सेक्टर पे बहुत डिपेंडेंट है। तो इसलिए अभी जो थोड़ा बहुत स्लो डाउन आया है, अगर यूएस इकोनॉमी में ये रेट हाइक्स पॉज हो जाए और वहां पर जो इकोनॉमी है उसकी थोड़ी सी जो सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए, रिसेशन नहीं हो, जो कि अभी लोग जनरल कंसेंसस व्यू है कि सॉफ्ट लैंडिंग ही होगी, तब यहाँ पर फिर ग्रोथ धीरे धीरे पिकअप होगी। जहां तक मेरे को एनेक्डोटली सुनने को आता है कि अभी बीच में हायरिंग ले ऑफ्स हो रहे थे वहां यूएस में टेक सेक्टर में, और अब धीरे धीरे वो ले ऑफ्स खत्म हो गए और री हायरिंग थोड़ी स्टार्ट हो गई है, विच मीन्स थोड़े ग्रीन शूट्स दिखने को आ रहे हैं। तो अगर वो यूएस इकोनॉमी और रेट हाइक्स पे ध्यान दे और अगर वो स्टेबल हो जाए, तो फिर इंडियन आईटी सेक्टर फिर से उसमें थोड़ी ग्रोथ आ सकती है। सो उसको आपको वॉच करना पड़ेगा। आई मीन देयर इज नो रश टू जंप इन, ऐसा कोई नहीं है कि अभी इन्वेस्ट करना है, पर ये आप एक सेक्टर है जहां पर वैल्यूएशंस अब थोड़ी रीजनेबल लगने लगी हैं, तो इसको अंडर वॉच रखिए। ओके, अंडर वॉच रखिए। पुनीता जी, एक स्पेस जहां पर वापस थोड़ी सी वाइब्रेंसी लौटी है वो है न्यू एज स्टॉक्स, जोमैटो, पेटीएम, पीबी फिनटेक, डिलीवरी, मतलब पूरे का पूरे बास्केट ने काफी आउट परफॉर्म किया पिछले 6 महीने में। आपने यहाँ पर किसी कोई इन्वेस्टमेंट्स की हैं या कोई पॉजिटिव व्यू लिया है आपने? आई थिंक ये स्टॉक्स जो है काफी गिर गए थे, आईपीओ की प्राइसेस से बहुत उनका प्राइसेस गिर गई थी, तो वैल्यूएशन थोड़ी सी रीजनेबल लग रही थी। बट ये जो मूव करी है, ये मेरे हिसाब से अगेन ग्लोबल एक ट्रेंड है। ये सारी न्यू एज कंपनीज यूएस में, नैस्डैक में सभी मूव करी है। तो ये सिर्फ एक इंडियन न्यू एज कंपनीज का अलग एक फिनोमेना नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमेना है, क्योंकि मार्केट्स नैस्डैक भी बहुत रैली की है इस साल। तो साथ साथ में ये जो कंपनीज हैं और इनके काउंटर पार्ट्स जो है बाकी इकोनॉमीज में सारे के सारे जो है रैली करे हैं। अदरवाइज वेदर इट विल सस्टेन और नॉट, वो थोड़ा अभी देखना पड़ेगा, बिकॉज अगेन इन कंपनीज के इंडिविजुअल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा, क्या इनके कुछ प्रॉफिट विजिबिलिटी आ रही है कि नहीं। और जैसे आपने आज भी देखा कि अगर किसी भी कंपनी का रिजल्ट जरा सा भी नेगेटिव और अर्निंग जरा से भी डिसअपॉइंट करे, तो स्टॉक बहुत जल्दी 8-10% इमीडिएटली गिर जाता है। तो इन कंपनीज में भी वो एक रिस्क रहेगा, तो इसलिए इनको हमेशा मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियसली ही लेना पड़ेगा। थोड़ा इन्वेस्टमेंट बुल मार्केट में अच्छा करते हैं, क्योंकि बुल मार्केट में ज्यादातर स्मॉल कैप्स न्यू एज कंपनीज हमेशा अच्छा करती हैं। तो अभी हम लोग का एक तरह का बुल मार्केट चल रहा था, तो इसलिए इनमें काफी रिटर्न देखने को मिला आपको। पुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए, अब मार्केट एट डेज हाई, निफ्टी 19,460 पर, मिड कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट ग्रीन में आने को तैयार। अब कुछ और स्टॉक्स की बात हो जाए, एक बार पॉली कैप वापस लेकर आइए। पॉली कैप का चार्ट देख लेते हैं एक बार। मानस, लग रहा है पॉली कैप की करेक्शन खत्म हुई और फिर एक फ्रेश मूव शुरू हो रहा है यहाँ पर?
बिल्कुल, देखिए जो करेक्शन था वो आई थिंक कंसोलिडेशन उसे ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि साइडवेज मूव देखने को मिला। और कल जब लास्ट सेशन में जब उन्हें बिल्कुल सही गिरावट देखी तो 20-day मूविंग एवरेज पे वो गिरावट थमी थी, फिर वहां से वी शेप रिकवरी देखने को मिली। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि करेक्शन कंप्लीट हो गया और स्टॉक तैयार है वापस अपने पिछले हाई जो कि 4185 था उसको टेस्ट करने के लिए। तो करंट लेवल से भी करीब 125 पॉइंट की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। करंट लेवल पे तैयारी करने की राय रहेगी 4690 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 4885 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए पॉली कैप की बात हो गई। अब एक काम करते हैं, थोड़ा जल्दी ले लेते हैं BTST STBT कॉल्स, क्योंकि मार्केट में थोड़ी रिकवरी है इस समय, तो शायद अच्छा टाइम है कुछ ट्रेड्स लेने का। शिल्पा जी, आपकी ट्रेड क्या होगी BTST STBT? या मुझे BTST ही रहेगा। मुझे बजाज ऑटो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अच्छा मूवमेंट आ गया है यहाँ पे। 4600 का अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो मुझे लगता है 4670 4680 आपको BTST के हिसाब से मिल जाएगा। ओके, बजाज ऑटो पे 4636 पे था। इस पे टू व्हीलर स्पेस पे बात करेंगे कुछ देर में, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग ये ट्रेड पिक कर लिया गया है 4636 पर। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा? देखिए, मेरा ट्रेड LNT होगा। LNT पे खरीदारी करने की राय रहेगी। तो LNT के फ्यूचर में जो कि 2660 चल रहा है, वहां पर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 2639 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2700 रुपए के टारगेट सेट करने हैं LNT के फ्यूचर्स में। LNT के फ्यूचर में बाइंग करनी है, ये हो गई बात इस समय मानस की तरफ से। राजेश जी, आपकी ट्रेड? अनुज जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में जिस तरीके से लोअर साइड से एक रिकवरी बनते हुए दिखी है, यहाँ पे हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए कल के सेशन में भी। 1580 1590 तक की अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे 1535 के आसपास। तो M&M फ्यूचर बाय करने की सलाह है। ओके, M&M फ्यूचर्स बाय करने की सलाह है। चलिए अब एक काम करते हैं, दो तीन चीजें डिस्कस करते हैं यतिन के साथ। यतिन उस कॉन कॉल में थे जिसमें वो डीवीज ने वो गाइडेंस रेज किए, तो पहले तो उस पर बात करते हैं, उसके बाद डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिला उसकी बात करेंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून। तो क्या बोला डीवीज ने? गुड आफ्टरनून। और मुरली देवी साहब थे कॉन्फ्रेंस कॉल में जहां मैंने पार्टिसिपेट किया था और काफी अच्छी कमेंट्री वो दे रहे हैं। दो तीन चीजें जो व्यूअर्स को बताना चाहूंगा जो रेलेवेंट है। सबसे पहले जो प्राइसिंग प्रेशर्स हैं और जो रॉ मटेरियल्स में सुस्ती देख रहे हैं, उनके कारण जो ग्रॉस मार्जिन है वो इंप्रूव हो सकते हैं, ऐसा डीवीज का कहना है। अगर आप इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखें या पिछले 2-3 क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस देखें तो ये जेनेरिक एपीआई मेकर्स के मार्जिन पे काफी प्रेशर रहा है। और डीवीज ने इस कॉन्फ्रेंस कॉल में बहुत दिनों बाद मुझे लगता है ये एडमिट किया है कि यहां से अब मार्जिन ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ रहेगी, क्योंकि सबसे पहले रॉ मटेरियल कॉस्ट दोनों ही चाइना और लोकल मार्केट्स में गिर रहे हैं, और दूसरा जो फ्रेट लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, चाहे वो शिपिंग कंटेनर कॉस्ट हो चाहे वो एयर फ्रेट हो, दोनों ही जगह पे अवेलेबिलिटी भी अच्छी हुई है और जो प्राइसिंग है वो भी गिरती हुई नजर पड़ी है। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की बात हो या रॉ मटेरियल कॉस्ट की बात हो, डीवीज को लगता है इनके डिक्लाइन की वजह से मार्जिन यहां से ऊपर दिखेंगे। कस्टम सिंथेसिस बिजनेस में भी उनको लगता है कि मार्जिन यहां से इंप्रूव होने चाहिए या स्टेबल तरीके से मेंटेन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। जहां तक कि ब्लॉकबस्टर ड्रग्स का और क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हुई, डीवीज ने कहा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस चीज को मत देखिए, कोई भी ऐसा एक क्वार्टर रैंडमली आ जाएगा जहां ब्लॉकबस्टर ड्रग की शिपमेंट शुरू हो जाएंगी और रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो ये कहना मुश्किल है शॉर्ट टर्म में क्या होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी ने कॉन्फिडेंस बताया है कि जनरल बिजनेस आउटलुक ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और काकीनाडा एक्सपेंशन भी ठीक चल रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो कंपनी ने कही है वो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री के ऊपर, क्योंकि ये कंपनी हाई कॉस्ट इन्वेंट्री कैरी कर रही थी, रिजल्ट्स पे आपको प्रेशर दिख रहा था और मैनेजमेंट ने कहा ये हाई कॉस्ट इन्वेंट्री मोर और लेस पिछले 2-4 क्वार्टर्स में लगभग कम हो चुकी है और आगे जाके जो नई कॉस्ट की इन्वेंट्री है वो दिखने को मिलेगी, जिसके कारण फिर से एक बार आपको मार्जिन में सुधार आता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल ऑपरेशनली मैनेजमेंट का कंफर्ट है कि ओवरऑल बिजनेस भी ठीक है और मार्जिन भी ठीक रहने चाहिए। ओके, चलिए तो ये बात हो गई डीवीज लैब्स की। अच्छा, अब डीलिंग रूम चेक। यतिन, कौन सा दो स्टॉक? तो एक तो जो हमारी पेरेंट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस पे विद डिस्क्लेमर डीलर्स काफी बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप आज पूरा दिन देखें तो फर्स्ट हाफ में एक्यूमुलेशन हुआ, सेकेंड हाफ में स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम हुआ, जिससे शायद बाजार को भी फायदा हुआ है। डीलिंग रूम्स की अगर आप माने तो उनको लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में काफी एचएनआईज और फंड्स की खरीदारी चल रही है, इसके लिए यहाँ बीटीएसटी की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करें, शायद 30 से 40 रुपए का अपसाइड आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने पहले कहा
इस रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास CNBC आवास का प्रभुत्व और प्रबंधन है, तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। और REC, अगर आपको याद है तो REC PFC दोनों ही MSCI की लिस्ट में इंक्लूजन में हुए थे और यहाँ FI की बाइंग लगातार जारी है, ऐसा डीलर्स का मानना है। और डीलर्स को लगता है पोजिशनली शायद 230 से लेके 235 तक के टारगेट बहुत जल्द इस स्टॉक पे आने चाहिए। तो REC और रिलायंस दोनों ही स्टॉक्स पे आज डीलर्स बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप यतिन। तो ये कुछ स्टॉक्स रेडार पर, डीवीज लैब्स अब डे हाई पर और निचले लेवल से करीब 4% की रिकवरी। बैंक निफ्टी में बहुत शानदार रिकवरी, इनफैक्ट एक समय के लिए तो ग्रीन में भी आ गए थे हम बैंक निफ्टी पर। उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाटा कंज्यूमर, बलरामपुर चीनी, ये सभी स्टॉक्स इस समय करीब करीब डे हाई पर। एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो मामला जो है वीरो ठीक ठाक ही हो गया एक्चुअली। जी हाँ, रिकवरी तो अच्छी है और अनुज मेरे ख्याल से इसमें एक बहुत निर्णायक भूमिका कल की छुट्टी ने निभाई है और आज क्रिटिकल लोअर एवरेजेस भी थे जिसने रिस्पेक्ट दिया। मैं आज SBI को देख रहा था, SBI क्या कर रहा है। जब जैसे ही निफ्टी बैंक की रिकवरी हो रही थी मैं बड़ा आशान्वित होकर SBI की तरफ गया और पिछले 2-3 दिन में जब वो नहीं पार्टिसिपेट कर रहा था, लो थोड़ा था अनुज, वो रिजल्ट्स क्या उसके सेकंड डे का SBI को देख के आपको थोड़ा सा अचंभा हो रहा है अनुज। बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डिसाइसिवली कोई पार्टिसिपेट नहीं किया इसने आज की रिकवरी में। बिल्कुल, और अब इस महीने 10% गिर चुका है SBI वीरू, विदाउट अ डाउट। आई थिंक SBI में क्लियरली दो चीजें थी। एक तो SBI में ऑब्वियसली वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी गिरा था, मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा गिरा था। लेकिन SBI में गिरने की दो वजह थी। एक तो SBI की क्रेडिट ग्रोथ काफी एनीमिक थी, मतलब काफी खराब थी क्रेडिट ग्रोथ, जो मुझे लग रहा है मार्केट को थोड़ा जिसने निराश किया था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एसेट क्वालिटी भी खराब थी। तो मेरे ख्याल से 3-4 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से SBI ये गिरा। लेकिन जो मैंने उस दिन भी एक व्यू लिया था, आपको याद होगा, मैं अभी भी उस व्यू पे इंटैक्ट हूं। मुझे 540 से 550 के नीचे की डिक्लाइन दिखती नहीं है SBI में। अगर आ जाए, मार्केट में देखिए कुछ भी हो सकता है, आ जाए अलग बात है, लेकिन 540 से 550 के बीच में मुझे लग रहा है काफी लोग आएंगे यहाँ बाय करने के लिए, क्योंकि वो 1.1 टाइम प्राइस टू बुक पर अगर SBI अवेलेबल होगा, और पिछली बार भी ऑलमोस्ट यही बॉटम हुआ था SBI का, तो एक डबल बॉटम के चांसेस हैं 540 टू 550 पर। 540 पर नहीं ब्रेक, अगर वो रिकवरी आई तो फिर देखेंगे बाद में। लेकिन वीडियो में एक और चीज ऐड करना चाह रहा हूं, ये आज की रिकवरी को बिल्कुल ये ना समझे कि मार्केट का ट्रेंड बदल गया है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो नियर टर्म है वो अभी भी खराब ही है, और ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप वो 19,550 को क्रॉस नहीं कर लेते, उसके ऊपर बंद नहीं देते हैं 2-3 दिन। ये आज हुआ क्या है, मेरे ख्याल से आज हर कोई शॉर्ट हो गया है मार्केट में। एक तो पहले 3-4 दिन से मार्केट नेगेटिव था, आज गैप डाउन खुला और नीचे आया, मुझे लग रहा कि बहुत लोग शॉर्ट हुए होंगे, और फिर जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो पहले के शॉर्ट्स हैं उन्होंने सोचा आप कवर करते हैं, हमको हायर लेवल मिलेंगे शॉर्ट वापस करने के लिए। ये इसको मैं उस तरीके से मानता हूं, इसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। देख के लग जाता है, स्क्रीन को देख के लग रहा है कि स्ट्रेंथ नहीं है, ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग मूव है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी अच्छा, एक चीज देखते हैं, अभी SBI की बात हो रही थी, मैं अभी देखिए सिंस इट्स ऑलमोस्ट फर्स्ट डे आई मीन ऑफ द वीक, हमारे साथ एक चीज गौर करी, इस बार SBI बैंकिंग के फॉल को लीड कर रहा है पोस्ट नंबर्स, और ये जो वीकनेस आई बहुत जल्दी आई। आज का निफ्टी बैंक का लो, अगर मैं उसको कुछ देर के लिए देखिए, हालांकि मेरे को टाइम फ्रेम अलाउ नहीं करता है कि मैं अभी वीकली पे कन्वर्ट करके इसको देखूं, बट बैंक निफ्टी का आज का लो था एग्जैक्टली 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहीं SBI का आज का लो है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि इसका जून 3rd वीक और जून लास्ट वीक का लो भी था। आपको लग रहा है मानस आज का SBI का लो एक बहुत ही मेक और ब्रेक लो है, कंपेयरिंग दैट जून लास्ट वीक एंड सेकंड लास्ट वीक, और ये अगर वॉलेट हो जाए तो क्या पिक्चर ड्रॉ करेंगे आप, और नहीं वॉलेट हो तो कहां तक का मूव पॉसिबल है? वीकली चार्ट्स पे दोनों ही इंडेक्सेस में कुछ था आज, एक स्टॉक में और एक इंडेक्स में कुछ था आज। तो देखिए बैंकिंग में तो आज के बॉटम को देख के लग रहा है कि शायद हमें एक छोटा सा रिकवरी देखने को मिलेगा, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कहीं से भी किसी भी तरह के आप चार्ट देख लीजिए, चाहे वो डेली हो चाहे वीकली, ऐसा कहीं से नहीं लग रहा है कि आज का जो लो था वो बॉटम है। और मेरा समझना है कि शायद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये जो अंडर परफॉर्मेंस है ये कंटिन्यू रहेगा, शायद जितने PSU बैंक है वहां पर आपको ये अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, प्रेशर देखने को मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शायद हमें 550 तक के स्तर भी देखने को मिल जाए,
लेकिन अगर बैंकिंग में बैंक निफ्टी में जो रिकवरी आएगी वो ऑलरेडी प्राइवेट बैंकिंग की तरफ से ज्यादा आएगी। आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, उस स्पेस से आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन शायद जो पीएसयू बैंकिंग है वो अंडर परफॉर्म करते रहेंगे। जी हाँ, और देखिए जो अनुज बात कह रहे थे अभी, और वैसे भी जो सुबह सुबह लेवल्स तय हुए थे, बात की थी हमने, देखिए जैसे ही गया 42,220 की ट्रैजेक्टरी में, 42,220 क्या था, सॉरी 44,220, ये मोटा मोटी शुक्रवार का स्विंग लो था। जो आखिरी का आधे घंटे का जो स्विंग लो था वही था, और वहीं से फिर कोलैप्स हो गया 44,075 पे। अच्छा, कुछ काउंटर्स को और देख लेते हैं जो कि अब समय अवधि के अनुसार और जो हमारे साथ इस वक्त फैक्टर्स हैं उसके अनुरूप उनको देखते हैं। लेट्स ब्रिंग एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स क्या कर रहा है, 3205 पे इसका क्लोज आ रहा है आज, और इसने आज लो लगाया 200 डे एक्सपेंशन एवरेज। क्या मुझे बात करनी चाहिए? मेरे ख्याल से इसको अवॉइड ही करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी क्रूड का कंफर्ट नहीं है। लेकिन एक कंफर्ट मेरे को बात करने में जिस स्टॉक पे आ रहा है, लेट्स ब्रिंग इन्फोसिस 1393 पे। अभी पुनीता जी से मेरा प्रश्न था सुबह, अनुज से प्रश्न था आईटी को लेकर। अनुज, आईटी का आज का क्लोज प्लस इन्फोसिस की आज की कैंडल, आपके व्यू का जो कि सुबह कंस्ट्रक्टिव था, और कितना कन्वर्शन देती है आपको? 3093 आईटी और इन्फोसिस। बिल्कुल वीरू, और वही सुबह वाला व्यू अभी भी इंटैक्ट है। देखिए, इन्फोसिस ने एक अच्छी चीज की थी। इन्फोसिस ने इस बार का जो शॉकर था उस पर बहुत ज्यादा नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया था, और ये चीज हमने डिस्कस की थी उस दिन, आपको याद होगा कि ये प्रीवियस क्वार्टर वाला रिजल्ट लो तो बच गया, उसमें वो बॉटम बना चुका है स्टॉक, इसमें कोई डाउट नहीं था। ठीक है, सारी की सारी प्रॉब्लम हो गई थी कि इन्फोसिस इस क्वार्टर के नंबर्स में काफी बुलिश पोजीशन के साथ गया था, तो 10% की जो रैली हुई थी वो फिजल आउट हुई थी। अब लेकिन जो इन्फोसिस में प्राइस पैटर्न बन रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार इन्फोसिस का एक महीने का चार्ट लेकर आइए, वो जरूरी है डिस्कस करना। इन्फोसिस के नंबर्स आए थे 20 जुलाई को मेरे ख्याल से, ठीक है ना, 19 या 20 जुलाई को इन्फोसिस के नंबर्स आए थे। तो 21 जुलाई की वो कैंडल थी जो आपने ये एकदम बहुत बड़ी नेगेटिव वाली कैंडल जो देखी थी, उसमें अब उसका आधा हम रिक्लेम कर चुके हैं मेरे ख्याल से, और 1475 क्रॉस करने में टाइम लगेगा इन्फोसिस को, ये भी मैं कह रहा हूं आपको। लेकिन जो इसका रीसेंट लो था वो प्रोटेक्टेड है, और यहां पर वैल्यूएशन का कंफर्ट है वीरू, प्लस रुपी का कंफर्ट है, तो ये मेरे ख्याल से बॉटम बन चुका है स्टॉक में। लेकिन हायर लेवल पर असली टेस्ट होगा अगर ये जब अब जाएगा मान लो 1450 1460 पर, यहां पर असली टेस्ट होगा इन्फोसिस के ट्रेंड का। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है, अभी इन्फोसिस बात हुई, एक बार जरा प्लीज क्रूड लेके आएंगे कि क्रूड एग्जैक्टली क्या कर रहा है, उसको देखता हूँ। क्या ये जो आज एशियन पेंट्स की रिकवरी है या फिर बर्जर पेंट्स एट 698? बर्जर पेंट्स का आज का लो था 685, इट्स 698 नाउ, दैट मींस करीब करीब 10 रुपए की रिकवरी लो से है। क्या इसके पीछे कोई क्रूड में आए रिट्रेसमेंट कारण था? ये नाइमेक्स ने ब्रेंड दिखाई एग्जैक्टली 80 to 97 फॉर नाइमेक्स। ब्रेंड की ट्रैजेक्टरी देखेंगे, मेरे ख्याल से जो शुक्रवार का जो हाईएस्ट लेवल था इट वाज 88.2, अभी करीब 86-69 पे ट्रेड करता हुआ। खैर इसे छोड़ता हूं मैं यहाँ पे। इन्फोसिस का की चर्चा हो रही थी, इन्फोसिस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं हम, दैट इज अ मार्केट ब्रेथ लेके आइए। अब इस क्लोज के पीछे या फिर सुबह के फॉल या फिर उसके बाद जो थोड़ी रिकवरी आई, मार्केट ब्रेथ कैसी रही डेरिवेटिव्स में, उसको देखने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग का कॉम्बिनेशन कैसा रहा? आईटी में आज काफी सब्सटेंशियल शॉर्ट भी कवर हुआ है और काफी लॉन्ग भी क्रिएट हुआ है। कुछ और स्टॉक्स जो कि अपने लोअर ट्रैजेक्टरी साइड पुल बैक देखे गए, जैसे कि एचएल, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुआ है, पीवीआर इसमें काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुआ है, और मेटल स्पेस में एनएमडीसी में काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुआ है। चुनिंदा स्टॉक्स में 16 लॉन्ग्स थे, और शॉर्ट कवरिंग 50 में, शॉर्ट 41 में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी सुबह प्रॉफिट्स को जो कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी थी वो अंतिम दौर तक हावी रही। और एक बार लॉन्ग्स देखते हैं कहां विजिबल थे, किन किन स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप देखा गया। इस क्रम में सबसे ऊपर जो आ रहे हैं आप वो आपकी स्क्रीन पे अब आते हुए, यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 3% का मूव, पॉलीकैब, ट्रेंट दिवीज लैब और एम्फेसिस। हर स्पेस से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को अगर आप देखें बाजार ने पिक किया, डिफेंस हो गया, रियल स्टेट एंसेलरी हो गया, मिड कैप आईटी हो गया, फार्मा हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, सब में। बाकी पीवीआर में शॉर्ट कवरिंग थी, ह्यूज शॉर्ट कवरिंग, एनएमडीसी में
कैनफिन होम्स में, गोदरेज प्रॉपर्टीज में और क्रॉम्पटन में आज लगभग 1.5% का मूव था, जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। अगली स्लाइड में आइए, आपकी स्क्रीन पे जो आएंगे वो है शॉर्ट बिल्डअप। सिटी यूनियन बैंक, मुथूट फाइनेंस, पोस्ट नंबर्स, सेल मेटल्स में, नालको में। आज सिर्फ अगर आप एक एनएमडीसी को छोड़ दो तो एंटायर मेटल स्पेस आज शॉर्टिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग विटनेस करके गया। डालमिया भारत, जेएसपीएल आपकी स्क्रीन पे ह्यूज लॉन्ग अनवाइंडिंग। लास्ट टू लास्ट वीक इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था। बाकी चंबल फर्टिलाइजर्स, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एबीबी पोस्ट नंबर्स कोलैप्स हुआ। एक बार एबीबी के टेक्निकल पर्सपेक्टिव से चर्चा करेंगे और क्लोज आ रहा है करीब 4353 की ट्रैजेक्टरी में। विकास, आप कैसे रीड कर रहे हैं एबीबी को? ये एग्जैक्टली जुलाई, अच्छा राजेश पालवी जी डिस्कस करते हैं इस चीज को। ये जुलाई 3rd वीक में भी हुआ था राजेश पालवी जी, इसने एक पैनिक लो क्रिएट किया था अराउंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लॉन्ग ओनली जो इस वक्त लोग हैं इस पर, उनको क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली सेम कैंडल है 20 जुलाई वाली जैसी कैंडल पोस्ट अर्निंग्स। आज ये जो रिएक्शन है आप उसको कैसे रीड कर रहे हैं? तो वीरेंद्र जी देखिए, मार्केट के साथ जरूर दबाव यहाँ पे बना रहता है। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो बुलिश है और आज एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। बट हमें लगता है कि थोड़ा भी वेट करना चाहिए यहाँ पे 4350 को। ये होल्ड आउट करने में कामयाब रहता है नहीं, एक दिन का और यहाँ पे समय देना चाहिए। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 4350 के लेवल को होल्ड आउट करता है तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी जरूर है छोटे स्टॉप लॉस से वापस बाय करने, क्योंकि ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ पे अगर इस लेवल पे होल्ड आउट करता है तो यहाँ से पुल बैक की हाई प्रोबेबिलिटी है और ये सेगमेंट में ही एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। तो 4350 को वॉच करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। अगर वो होल्ड आउट करेगा तो जरूर बाय करेंगे। 4320 हमारे स्टॉप लॉस होंगे। ऑन द हायर साइड 4395 ये लेवल अगर क्रॉस कर लेगा तो फिर ये यहाँ से एक रिकवरी का ट्रेंड एबीबी में कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। ओके, चलिए मार्केट में बैंक निफ्टी में जो रिकवरी आई थी वहां थोड़ी सी वापस सेलिंग आई, लेकिन निफ्टी अभी भी ग्रीन में है, अभी भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। एसबीआई डील ऊपर है, लेकिन तो एसबीआई क्लियरली थोड़ा सा एक अंडर प्रेशर। उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पर प्रेशर है उनमें डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला में एक्चुअली अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग आज विजिबल है। तो ये स्टॉक्स इस समय थोड़े से अंडर प्रेशर। हालांकि जो स्टॉक्स ऊपर है उनमें रिलायंस और इन्फोसिस ने अच्छा एक व्यापार संभाला है बुल्स के लिए। उसके अलावा लीवर, एलएनटी और आईटीसी, ये कुछ और स्टॉक्स जो इस समय डे हाई पर। उसके अलावा अगर आप ब्रॉडर मार्केट में देखें तो कुछ और स्टॉक जो मेरे रेडार पर अभी आए थे उनमें एक बार बलरामपुर चीनी लेकर आइए। बलरामपुर चीनी इस समय आपको डे हाई पर दिखाई देगा, तो अच्छा मूव यहाँ पर इस समय स्टॉक में। और ट्रेंट में अच्छे मूव है, 2% के मूव ट्रेंड में। शिल्पा जी ने इस पर एक व्यू भी लिया था। ये स्टॉक इस समय डे हाई पर। टाटा कंज्यूमर एक और स्टॉक डे हाई पर। मानस, टाटा कंज्यूमर पर कोई व्यू? देखिए, टाटा कंज्यूमर में हमें लोअर लेवल से आज डेफिनेटली बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास पहले भी सपोर्ट लिया था, वहां से रिकवरी देखने को मिली थी और आज भी 50 डे मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लिया है। फिर हम खरीदारी करेंगे, एग्रेसिव खरीदारी करेंगे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, जो कि 849, 850 है। तो 850 के ऊपर खरीदारी करेंगे, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 832 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप बने रह सकते हैं। टाटा कंज्यूमर। चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और कल की छुट्टी भी है, कल के लोगों के प्रोग्राम भी तय होंगे और आप देखिए ना पीवीआर लगभग 7। राजेश पालवी जी, ये कल का प्रोग्राम कुछ तय किया आपने? क्या कहा, गदर 2 निपटाएंगे या निपटा दिए? तो वीरेंद्र जी, टिकट अगर अवेलेबल होगी तो जरूर देखने जाएंगे, और पॉसिबिलिटी कम लग रही टिकट्स की, तो पोस्टपोन करना पड़ेगा वीकेंड तक। अच्छा, ऐसी स्थिति है कि टिकट नहीं है गदर 2 के? जी हाँ, गजब, मुझे नहीं लगता ऐसी स्थिति है। हमारा साहब का कल वीकेंड प्लान किया, तो सर ये ट्यूसडे प्लान 15 अगस्त का? नहीं, कोई ट्यूसडे है, सावन है, तो कोई भी प्रोग्राम नहीं है। मूवी देखने का भी प्लान नहीं है। मानस ने हमें स्पेशली कहा सावन है, कोई प्लान नहीं है। कोई बात नहीं मानस जी, कुल मिला के ले दे के 16 दिन और रह गए हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात है। शिल्पा जी, आपका प्रोग्राम क्या है कल का 15 अगस्त का?
जी सर, मैं भी राजेश जी से अग्री करूंगी। कुछ टिकट्स अवेलेबल नहीं है मूवी के लिए, वी आर सर्चिंग, लेकिन कहीं पे भी अच्छे टाइमिंग में स्क्रीनिंग अवेलेबल ही नहीं है। इट्स अ नाइस थिंग ऑफ कोर्स, जैसा आपने बोला दिस इंडस्ट्री शुड ग्रो, बट सैडली मिल नहीं रहा है कुछ भी। अनुज, कल का प्रोग्राम क्या है? हालांकि आपका वीकेंड भी काफी मशरूफ रहा, यार दोस्तों से मिलना, दिल्ली की टीम से मिलना, एक इवेंट भी था। ये मंगलवार के लिए कुछ तय किया क्या अभी प्रोग्राम? लेकिन मैं पता क्या सोच रहा हूँ, जस्ट फॉर द ओल्ड टाइम सेक, ठीक है, जो मुंबई में रहते हैं उनको पता है ये बात। मुंबई में एक थिएटर है G7, ठीक है, वो मतलब बेसिकली 7 सिनेमा हॉल्स हैं उसमें, और वो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं सारे के सारे। उसमें अभी तक वो बैल्कनी और अपर स्टाल वाला कॉन्सेप्ट जो होता है वो चलता है, और उसमें वही अभी भी वही पेपर टिकट मिलती है, वही ठप्पा लगा के। और वो एक्चुअली गदर 2 वो उसी टाइप वाली पिक्चर है जो मतलब एक उसको वहां देखने का एक अलग मजा आएगा। तो मैं कल सोच रहा था एक थोड़ा सा एक रिस्क लेता हूँ और वहां जाकर एक बार पिक्चर देख कर आता हूँ। थोड़ा सा रिस्की है मामला वहां पर जाके पिक्चर देखना वैसे, क्योंकि वो एकदम बहुत ज्यादा क्राउडेड भी हो जाता है कई बार, लेकिन वो मेरा मन कर रहा है एक बार, जस्ट फॉर ओल्ड टाइम सेक। आपका क्या प्लान है वीरू? मैंने लास्ट टाइम अगर ऐसी कोई पिक्चर देखी, मैं सोच रहा हूँ कि आज शाम को एक कॉफी पे और उसके बाद कल मूवी। दिल्ली में टिकट की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर के पास ही पीवीआर लॉजिक्स है। लास्ट टाइम मैंने मूवी वहीं देखी थी, रॉकी रानी वहीं देखी थी। मैं भी कल मूवी का प्लान बना गदर 2 निपटाने की, लेकिन ये अभी भी मुंबई में अनुज बालकनी मिलती है? कितने टिकट होगा बालकनी का इसका? मेरे ख्याल से मैंने लास्ट मूवी देखी थी 2004 में बालकनी में। 150 रुपए टिकट, 150 रुपए की बालकनी की। ये इस वाले थिएटर में, इस थिएटर में, सिर्फ इस थिएटर में। हाँ, मानस हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाँ मानस, बिल्कुल, मुझे आप शायद गेटी गैलेक्सी की बात कर रहे हैं। गेटी गैलेक्सी, बिल्कुल गेटी गैलेक्सी। मेरा कॉलेज वेस्ट में था, बैंड्रा वेस्ट में, और हॉस्टल ईस्ट में था। तो गेटी गैलेक्सी में बहुत ब्लैक में टिकट लेके भी बहुत मूवीज देखे हैं कॉलेज के टाइम पे, और बहुत मुश्किल होता था, बहुत भीड़ होती थी उस टाइम पे, बड़ा मुश्किल होता था, ब्लैक में टिकट मिलना थी। तो आज का तो पता नहीं, लेकिन वो टाइम बिल्कुल अलग था। बिल्कुल वीरू, जैसे ये सिर्फ एक जैसे कह रहा ना एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, अगर आपने कभी, मैंने यहाँ पे एक लास्ट पिक्चर देखी थी गेटी गैलेक्सी में, लास्ट पिक्चर मैंने पता कौन सी देखी थी, वो एक पिक्चर आई थी ना, कभी अलविदा ना कहना, और बहुत पहले की बात है, अब तो उसको आई थिंक जमाना हो गया। वो देखी थी लास्ट, उसके बाद शायद मैं सोच रहा हूँ कल जाऊँ। वैसे मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन तो अवेलेबल नहीं है, तो वहीं जाकर शायद मशक्कत करनी पड़ेगी, अगर मिल जाए तो शायद। मैं लास्ट मूवी देखी थी बालकनी में, धूले में, 2004 या 5 में, महाराष्ट्र में ही धूले में देखी थी। शमिता शेट्टी की मूवी थी। उस वक्त मैं बालकनी में बैठा था, तो ऊपर से ना वो, क्योंकि वहां कोई और हॉल था नहीं, तो ऊपर से पानी हल्का सा टपक रहा था, तो मेरी भी आपने बालकनी की यादें जो है वो ताजा करा दी। धूले में देखी थी लास्ट मूवी मैंने। इसमें गैलेक्सी, ग्लैमर, जेमिनी, ये मेरे ख्याल से 7 अलग अलग नाम है इनके। इसके लिए इसको G7 बोलते हैं वैसे, लेकिन जैसे मानस ने कहा गेटी गैलेक्सी मेनली जाना जाता है। गेटी गैलेक्सी मैं देख रहा हूँ गूगल पे, वही इमेज आके देख रहा था। क्या, चलिए अब एक काम करते हैं। तो पीवीआर जो बड़ा है जनाब, 4.25%, 4.5%, उसके पीछे कारण है, ठोस कारण है, टिकट नहीं मिल रहे हैं। लेट्स सी आज शाम को दिल्ली में, नोएडा में क्या हाल होता है। लेकिन हम एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ते हुए, पॉसिबिलिटी बन रही थी, बट आखिरी में जाते जाते फिर वो कोलैप्स, और निफ्टी करीब 19,421 पे, जैसे कि कुछ देर पहले बात हो रही थी कि इसको एक बहुत निर्णायक पुल बैक मानने की कोशिश ना करें, और जस्ट इसे शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत, और बैंक निफ्टी को देखिए फिर लौट के 44,033 पर आके ट्रेड करता रहा। और जो चीज एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रही है, जिसे आप कह सकते हैं कि एक डिसाइसिव क्लोज अगेंस्ट ऑल आई थिंक नेगेटिव्स, दैट्स ओनली निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पे 31,033 पे। और याद रखिएगा इन्फोसिस एट डे हाई, उसके बाद अगर आप मिड कैप आईटी में देखें, एम्फेसिस एट डे हाई, एलटीआई माइंडट्री में काफी अच्छा खासा स्विंग रहा, और आईटी वाकई एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। उसके बाद कुछ और अच्छे स्पेस या फिर स्टॉक्स जो कि आज मूव दे रहे हैं, उसमें पीवीआर था। उसके बाद एनएमडीसी में, एनएमडीसी 119.30 पर, याद रखिएगा आज फरवरी 2023 के बाद सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में। आपकी राय क्या कहती है राजेश पालवी जी, इनफैक्ट शिल्पा जी, एनएमडीसी को कवर करना चाहिए या फिर एक बार के लिए कैरी करें इसे रिस्क लें वेडनेसडे तक के लिए?
वीरेंद्र जी, मुझे लगता है यहाँ पे बने रहना चाहिए, काफी टाइम के बाद स्ट्रेंथ पे आया है। और जैसे कि दूसरे सेक्टर्स में हम लोग गिरावट देख रहे हैं, तो कोई ना कोई दूसरा सेक्टर जो पहले पीटा हुआ है वो थोड़ा भी सस्टेन करेगा। यहाँ पे 120, 121 आपको इमीडिएट बेसिस में डेफिनेटली देखते हुए मिलेगा, और ये सस्टेन करता है तो 128 के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहना चाहिए। अच्छा, एक हो गया एनएमडीसी जिसने जो एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ रहा है, और एक सवाल और मैं लेना चाहूंगा राजेश पाली जी से। राजेश जी, इतना स्ट्रॉन्ग कंडीशन है आपको कि आप कहें कि हाँ ट्रेंड को कैरी कर लो 29-31 पे, अभी ये और मूव देगा 19-31 पे? बिल्कुल वीरेंद्र जी, कन्विक्शन तो है, और स्टॉक में आज भी आउट परफॉर्मेंस था। इस डाउन टिक वाले मार्केट में भी ये स्टॉक एक अलग ही मोमेंटम यहाँ पे दिखा रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, तो कैरी करना चाहिए इस स्टॉक को। स्टॉप लॉस 1900 के आसपास ही रखे, छोटा स्टॉप लॉस होगा, और अपसाइड में हमें लगता है फर्दर एक्सटेंड होगा, 2000 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। अच्छा राजेश जी, एक और चीज, दिवीज लैब में जरा सिर्फ 10 सेकंड में बोलिएगा, जो आज कैंडल रिवर्सल दिखा है फ्रॉम 50 डे एक्सपेंशन एवरेज, वो क्या स्ट्रॉन्ग है? इस पर आपका व्यू बहुत संक्षेप में। यस वीरेंद्र जी, कैरी करना चाहिए इसको भी बीटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। 3720 स्टॉप लॉस, और हमें लगता है कि ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। 3820 तक के अपसाइड की जगह यहाँ पे हमें लगता है आते हुए दिखेगी। ओके, चलिए अभी काम करते हैं, इस क्लोज को लिखने भी चलते हैं सीधे वॉल पे। अनुज, ओवर टू यू। थैंक यू। तो देखिए, कहने को हम फ्लैट बंद हो रहे हैं, लेकिन ये टेक्निकली क्लोज काफी अच्छी है, क्योंकि 200 पॉइंट के करीब रिकवरी इंट्राडे में, ऑलमोस्ट 170 पॉइंट की रिकवरी के साथ हम बंद हो रहे हैं निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, सुबह कोलैप्स किया, फिर एक बहुत शानदार रिकवरी, ऑलमोस्ट ग्रीन में आया, लेकिन लास्ट के आधे घंटे में फिर एक मिनी कोलैप्स एसबीआई की वजह से। तो बैंक निफ्टी की क्लोज में कहूंगा अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन निफ्टी की क्लोज ठीक ठाक है। लेकिन एक इंडेक्स जिसने सपोर्ट किया वो था निफ्टी आईटी, करीब करीब 2-3% ऊपर, तो अच्छी क्लोज निफ्टी आईटी की। मिड कैप में शानदार रिकवरी थी, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स ये दोनों काफी नीचे थे। हालांकि स्मॉल कैप उतना रिकवर नहीं हुआ, लेकिन मिड कैप अच्छा रिकवर हो। यही कारण है कि एडवांस डिक्लाइन बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पाया। 1000 गिरने वाले और उसके सामने करीब करीब 1880 1000 बढ़ने वाले और 1880 के करीब गिरने वाले स्टॉक्स। बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस लेकर आते हैं और देखते हैं वहां पर किस तरीके के मूव्स बने। निफ्टी ऑटो करीब करीब 0.5% नीचे आपको दिखाई देगा। उसके अलावा एफएमसीजी में भी करीब 1/3% की तेजी थी। एफएमसीजी यहां पर शेयरों में अच्छी खासी मजबूती। मेटल्स में बहुत ज्यादा वीकनेस, ये डॉलर का इंपैक्ट है पूरा का पूरा, और मेटल्स गिर रहे हैं ग्लोबली, तो मेटल्स पर एक इंपैक्ट। फार्मा करीब करीब 0.5% नीचे, और उसके अलावा कैपिटल गुड्स और ऑयल एंड गैस और देख लेते हैं। कैपिटल गुड्स करीब करीब 1/4% नीचे, ऑयल एंड गैस भी आएगा आपकी स्क्रीन पर 0.5% नीचे। निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं गेनिंग स्टॉक से, क्योंकि वो लिस्ट थोड़ी छोटी है तो वो इजीली कवर होगी। डिवीज लैब टॉप गेनर, कॉन कॉल के बाद जो उन्होंने गाइडेंस बढ़ाई मार्जिन की, उसको मार्केट ने पसंद किया। इन्फोसिस 1.5% ऊपर, काफी सपोर्ट किया इन्फोसिस ने, काफी सपोर्ट किया रिलायंस ने, और काफी सपोर्ट किया लार्सन एंड ट्यूब्रो ने। ये एक त्रिमूर्ति जिसने मार्केट का थोड़ा सहारा दिया। उसके अलावा एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स और आईसीआईसीआई बैंक, यहां पर हल्की सी तेजी है आपको। लेकिन नीचे क्या था? मेटल्स, ऑब्वियसली जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, अदानी ग्रुप में प्रेशर था, खासतौर से अदानी एंटरप्राइजेस करीब करीब 4% नीचे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ। यहां पर प्रेशर, अदानी पोर्ट्स में प्रेशर, अपोलो हॉस्पिटल्स, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, सिप्ला, आइसर मोटर्स, यूपीएल, बजाज फाइनेंस और डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ स्टॉक्स जहां पर सेलिंग प्रेशर। चलिए सीधा सौदा की टीम डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से आउट परफॉर्मर्स रहे यहाँ पर नीरज और आशीष की टीम में। पहले आशीष की टीम लेकर आते हैं। हाँ, आशीष की टीम में रूपा एंड कंपनी 7.5% नीचे, ओरिएंट ग्रीन और पीवीआर आइनॉक्स में अच्छी तेजी, और टिमकेन इंडिया करीब 5.5% नीचे। अब नीरज की टीम लेकर आते हैं। नीरज की टीम में जी पावर 13% नीचे, सिटी यूनियन बैंक लगातार गिर रहा है, स्टॉक 6% नीचे, जेएसपीएल 5% नीचे। लेकिन कल छुट्टी है ऑब्वियसली, और वीरू एक बार फिर से आपको और सारे व्यूअर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जी अनुज, सभी दर्शकों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और कल पूरा दिन आपका है, कहीं जाइए, लेकिन सुबह 7:30 पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण है और जो ध्वजारोहण है होगा कल सुबह 7:30 बजे, 7:30 पर है, तो वो भाषण जरूर सुनिएगा। और आम चुनाव से पहले
मेरे ख्याल से अनुज ये स्पीच होगी महत्वपूर्ण होगी, क्यों अनुज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से हम इलेक्शन से पहले की लास्ट 15 अगस्त की स्पीच, ऑब्वियसली उसके बाद एक अगले साल एक और मौका मिलेगा 26 जनवरी पर, लेकिन बिल्कुल महत्वपूर्ण होगी। हाँ, स्पीच बिल्कुल। चलिए, आपसे फिर अगली मुलाकात होगी बुधवार को सुबह 6:57 पे सुबह मॉर्निंग कॉल में अनुज, मेरी, हर्षदा, आशीष और नीरज जी की। तब तक के लिए नमस्कार।